हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसने रखा संघर्ष जारी है। मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया था, सुबह 10 बजे 17 तारीख को महा मैराथन क्लास सुपर फास्ट रिवीजन पूरा 6-7 महीनों में जो भी पढ़ा उसका पूरा रिवीजन वार्षिक पेपर के लिए सभी दोस्त देख लीजिए और लाइव क्लास में जुड़ जाइए। संपूर्ण हिंदी कक्षा 10वीं देखो और पास हो जाओ। मेरे सभी दोस्त क्लास 10th वाले, कल आपका पेपर है। मेरी ओर से मेरे सभी दोस्तों को मेरे इस चैनल से, आपके अपने इस चैनल से जुड़ने वाले सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामना। आप सभी दोस्तों का पेपर अच्छा जाएगा। आप सभी दोस्त अच्छे से पेपर देकर आएंगे, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 32 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही होते हैं। जिन भी दोस्तों ने हमारे द्वारा कई वीडियो डाले गए हैं, उनको यदि पूरा देख लिया तो दोस्तों आपके 32 में से 32 अवश्य आएंगे, या यदि आप किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे तो। जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, एक बार हम महा मैराथन क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से सभी दोस्त एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। जल्दी से सभी दोस्त शेयर कर दे। जितने भी दोस्त, ज़्यादा समय नहीं है मेरे दोस्तों, फटाफट महा मैराथन क्लास कम से कम हमारी 2 घंटे प्लस ये क्लास रहेगी। तो आप सभी दोस्त जो भी जुड़ चुके हैं, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। बहुत ही शानदार ये क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। आप सभी दोस्तों को महा मैराथन क्लास के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि मैराथन क्लास को चालू कीजिए, जल्दी से इसको ले लीजिए। लेकिन दोस्तों मैंने आप सभी दोस्तों को बता दिया था कि 17 तारीख को सुबह 10 बजे होगी, मतलब 10 बजे होगी, और 10 बजते ही लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। महा मैराथन क्लास आपके सामने आ चुकी है। तो जल्दी से सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए। जो भी आप को आंसर देखने को मिलेंगे लाइव चैट में, आप सभी उसके आंसर देंगे। जो भी बातचीत करना है आपको हमसे संबंधित, वो आप कहाँ करेंगे? लाइव क्लास में करेंगे। चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं मैराथन क्लास को। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सभी दोस्त करते रहें। जो भी आ रहे हैं सभी करते रहें, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आपको दिखाई देने लग गए हैं। जितने भी दोस्त मैराथन क्लास में जुड़ रहे हैं, आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी दोस्त आंसर देना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन से ही आपको शुरू करना है। मैं जैसा जैसा आगे बोलता जाऊंगा वैसा वैसा आप सभी दोस्त करते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है दोस्तों, ठीक है, हो चुका है सब कुछ। लेकिन मेरे दोस्तों, जिसने इस महा मैराथन क्लास को पूरा देख लिया, उसके अच्छे नंबर ही नहीं आएंगे मेरे दोस्तों। अच्छे सभी सब्जेक्ट में वो अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेगा और सही आंसर लिखकर आएगा। पहला प्रश्न मैं बोलूँगा, आंसर आप सभी लाइव चैट में देंगे। जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं वह सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, सब बच्चों में ढीठ था। सब बच्चों में ढीठ कौन था? आंसर बताएंगे आप। लाइव चैट में आप आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। सब बच्चों में जो ढीठ था वो था बैजू। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैजू आपका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर में यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जल्दी से आंसर बताएं। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ कहाँ आकर छिपे थे? आंसर दें सभी।
बिल्कुल इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा मैया के आंचल में। बिल्कुल आपका बिल्कुल जो आंसर होगा सटीक सही वो होगा मैया के आंचल में। अगला क्वेश्चन है, नाक लगवाने बुलाया गया। दोस्तों जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए किसे बुलाया गया था? जल्दी से आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये बुलाया गया था मूर्तिकार को। आंसर आपका होगा मूर्तिकार को। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग केंद्रित है किसके ऊपर? दोस्तों आप सभी को पता है क्या लगा रहे थे उसकी? नाक, क्योंकि महारानी भारत आने वाली थी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाक पर। ठीक है, आप सभी को पता है, पाठ आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी है। दोस्तों हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी है, कहाँ पर लिखी? बैलगाड़ी में बैठे बैठे, भारत में, जापान में, हवाई जहाज में। इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बताएं सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइव चैट में बताते रहें सभी। जितने भी दोस्त हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। घंटी के बटन को ऑल पर अवश्य करिएगा। अपने सभी दोस्तों को, जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं वो एक बार शेयर जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी बताएंगे जल्दी। तो आप आंसर दे रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेलगाड़ी में बैठे बैठे। तो हिरोशिमा पर जो नामक कविता लिखी थी अज्ञे जी ने, इनका अज्ञे जी का पूरा नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? लाइव चैट में सभी कमेंट करके बताएंगे। और जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे वो बाद में इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा परीक्षा में, तो जो दोस्त कमेंट करेंगे उनको ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, पूरा नाम क्या था? अज्ञे का पूरा नाम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें राइट आंसर आप रेलगाड़ी में बैठे बैठे लगा लेंगे। लेखक अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है, कैसे पहचान पाता है दोस्तों? जल्दी आंसर बताएं, इसका क्या होगा? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा जल्दी से आप लिख लेना, अपनी कॉपी उठा ले, पेन उठा ले, उसमें नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। उसी के नीचे हमारा एक और चैनल है उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लिख कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाबूजी पाठ करते थे। तो जो तारकेश्वर नाथ मतलब भोलेनाथ के जो पिताजी थे वो किसका पाठ करते थे? गीता का, सुंदरकांड का, कबीर के पदों का, रामायण का। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? रामायण का वो पाठ करते थे और भोलेनाथ को भी अपने साथ बिठाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लानत है आपकी अक्ल पर कथन था, किसके लिए था? सभापति का, मजदूर का, मूर्तिकार का या चपरासी का? लानत है आपकी अक्ल पर कथन किसका था? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 8 और 9, फिर उसके बाद में खालिस्तान में बताने वाला हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से सभी बताएंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभापति का। ठीक है, कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर को सफल पाया गया पत्रकार के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त दे रहे हैं आंसर, जो नहीं दे रहे हैं सभी इसका राइट आंसर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप रिक्त स्थान के रूप में। यहाँ पर से जो प्रश्न हैं आपके, जितने भी प्रश्न आने के वो सभी प्रश्न यहाँ से बनेंगे। यहाँ से कम ये वीडियो आपको 6 नंबर देकर जाएगा। कितने नंबर है दोस्तों? 6 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आम की फसल में कभी कभी खूब आती है। आम की फसल में कभी कभी खूब आती है, जल्दी से आंसर देंगे। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? ठीक है, दोनों क्या आएगा? आंधी आएगी या वर्षा? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंधी। ठीक है, तो आम की फसल में कभी कभी खूब आती है आंधी। ठीक है, आंधी आप लगाएंगे। दूसरा देखें, कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। कौन लड़ते थे? ठीक है, तो ये भोलानाथ ने कही थी। ये बात किससे कही थी? अपने
जो लेखक है, लेखक ने इस पाठ में लिखा है कि बाबूजी उनसे क्या लड़ते थे, कभी कभी कुश्ती लड़ते थे। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भोलानाथ और उनके साथी के बिल के पानी उलीचने लगे। किसके बिल से पानी उलीचने लगे थे? ठीक है, तो चूहों के बिल से क्या उलीचने लगे थे? पानी उलीचने लगे थे। आगे देखेंगे, महारानी के सूंड की कीमत भारतीय मुद्रा में थी, कितनी थी दोस्तों? तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताएं, 4,000 या 5,000? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। कितने हज़ार थी सूंड की कीमत, 4,000 या 5,000? तो इसमें आपका आंसर होगा 5,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक गायब हो गई। तो जॉर्ज पंचम की, ये लाल नहीं है, लाट है। ठीक है, लाट लिखेंगे यहाँ पर। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक क्या हो गई थी? गायब हो गई थी। लाट लगा दें आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा में है, जो हिरोशिमा जो है ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो ये जापान में पड़ता है। ठीक है, जापान में आप लगाएंगे आंसर। आगे के विद्यार्थी रहे, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ, आंसर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अज्ञे का पूरा नाम यहाँ पर, इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ के विद्यार्थी रहे। ठीक है, विज्ञान के। किसके विद्यार्थी थे ये? विज्ञान के। अगला क्वेश्चन है, अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाई गई, जिंदा नाक लगाई गई। कैसी नाक? जिंदा नाक लगाई गई। ठीक है, अज्ञे का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, और अज्ञे की प्रारंभिक शिक्षा में हुई, कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हुई थी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, माता का अंचल। ठीक है, जोड़ी मिलाना है, गलत नहीं करना है। माता का अंचल को आप किससे मिलाएंगे? शिवपूजन सहाय। जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे, निबंध, कहानी और उपन्यास का अंश। माता का अंचल, ठीक है, कहानी। निबंध में क्या लगाओगे आप? मैं क्यों लिखता हूँ। और कहानी में क्या लगाओ? जॉर्ज पंचम की नाक। सही सही मिला लेना, बिल्कुल गलती नहीं करना है किसी प्रकार की। चलिए आगे देखते हैं जोड़ी, शिवपूजन सहाय का जन्म। तो शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? देहाती दुनिया। ठीक है, और कमलेश्वर का जन्म सारिका, अज्ञे, अज्ञे का जन्म। ये जोड़ी आपको मैं बताने वाला हूँ, सभी आप पहले कमेंट करें। आ रहा है कुछ समझ में यहाँ पर? जल्दी से। ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में। ठीक है, देहाती दुनिया किसने बताई थी? देहाती दुनिया तो ये बताई थी शिवपूजन सहाय ने, मतलब गांव से बड़ी दुनिया, गांव वाली दुनिया के बारे में वर्णन किया था उस पाठ में उन्होंने। कमलेश्वर का जन्म 1932 में। सारिका, इसको मिला दो कमलेश्वर से। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ, अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 में। ये जोड़ी हो गई। यहीं से आपके आने वाले हैं पूरे में से पूरे नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, तो इसमें क्या लिख लो? सत्य। ठीक है, जहाँ पर मैं सही का निशान लगाऊंगा वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सत्य। और जहाँ पर मैं कट का लगाऊंगा वहाँ पर लिखेंगे आप असत्य। ठीक है, हमें मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। ठीक है, तो ये आपको क्या है? असत्य। ठीक है, इसमें असत्य लिखेंगे दूसरे में। फिर गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दोनों क्या है? असत्य। सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी निकली। बताइए आंसर क्या होगा इसका? सभी जल्दी बताएं आप। चौथे वाले का आंसर इसमें होगा आपका असत्य। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पांचवा, जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का माप उसके मूर्तिकार के पास था। ठीक है, तो नहीं, जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का माप उसके मूर्तिकार के पास था, तो इसमें आ जाएगा सत्य। ठीक है, सत्य है। और लास्ट वाले में देखिए, दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। बताइए जल्दी इसका आंसर। तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य लगा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो मेला आंचल आप लगा सकते हैं इसमें।
नाक किसका द्योतक होती है? तो मान सम्मान का होती है। ये सभी क्वेश्चन हमारे द्वारा जो पेपर डाले गए थे उन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। बरका बंद होते ही बाग में क्या क्या नज़र आए? और चबूतरे का एक कोना क्या बनता था? रंगमंच बनता था। सभी आंसर बताने वाला हूँ इनके में, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रंगमंच बनता था। किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे? ठीक है, जो अणु बम गिराया गया था उसके कारण। अज्ञे ने हिरोशिमा पर हुए अणु विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? तो ये आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जिसके बाद में ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं सभी को आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले लें, PDF तो आपको मिल ही जाएगा। यदि ये आंसर आपको नहीं मिलते हैं किसी भी कारण से तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, सभी के आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद आप कमेंट करेंगे तो मैं सेंड कर पाऊँगा, अन्यथा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि लाइव चैट में जो कमेंट रहते हैं उन पर आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा, ठीक है, उन पर सेंड नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, जो एक वाक्य वाले थे आपको ये इनके जो 6 हैं इनके उत्तर बता देता हूँ। ये रहे आपके उत्तर, जो 6 क्वेश्चन थे उनके उत्तर। 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। नाक इज्जत का प्रतीक होती है। बरका बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, ठीक है। चबूतरे का एक कोना नाटक का घर बनता था। यह रंगमंच बात एक है, ठीक है। रेडियम के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। अज्ञे ने हिरोशिमा पर हुए अणु बम विस्फोट पर हिरोशिमा नामक कविता लिखी, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैराथन क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से सभी दोस्त अपने दोस्तों को भी इस मैराथन क्लास में जोड़ने के लिए शेयर कर देंगे वीडियो को। सभी ध्यान दें सभी दोस्त। पहला क्वेश्चन आपको बता दिया, भक्ति काल की समय सीमा 1375 से, ठीक है, 1700 तक है। मैराथन क्लास छूटना नहीं चाहिए किसी भी दोस्त से। मैराथन क्लास जिसमें आपको 80 अंक के प्रश्न पूरे के पूरे आने की संभावना है। रामचरितमानस की भाषा आपकी अवधि बताई है। रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होगा। और 17 तारीख टाइम मैंने आपको बताया था, सुबह 10 बजे आपको महा मैराथन क्लास मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको सुपर फास्ट रिवीजन करवाने वाला हूं, ठीक है। टाइम मैंने आप सभी दोस्तों से ही पूछा था, इस कारण से हमारी जो 17 तारीख को होने वाली मैराथन क्लास स्टार्ट कुछ समय पहले हो चुकी है। तो जितने भी दोस्तों ने मैराथन क्लास को लाइक नहीं करा है, जल्दी से मैराथन क्लास को लाइक कर दे, क्योंकि यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपके छपने वाले हैं। अवधि भाषा रामचरितमानस की है। चलिए आगे के प्रश्न भी हम देख लेते हैं, जुड़िए सभी जल्दी से। है आपका अवधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा तो क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। देखिए, मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि अपनी जो मैराथन क्लास है उसमें हम टाइम खराब नहीं करेंगे। आप सभी ने बहुत पढ़ा है, 6 महीने 7 महीने से आप पढ़ रहे थे लगातार, ठीक है। आंसर डायरेक्ट में बता देता हूँ। नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी नगर पालिका के द्वारा। चिकित्सालय का समाज विग्रह होगा तो चिकित्सा के लिए आलय, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अब हमें टाइम खराब नहीं करना है। सांप निकलने पर डर कर भागे भोलानाथ कहाँ आकर छिपकर बैठ गए थे? मैया के आंचल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई कहाँ हुई? ग्वालियर में। काव्य के भेदें कितने? 2। संचारी बाहु की संख्या होती है 33, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लें, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए उसको। मन्नू भंडारी का बचपन बीता अजमेर में। कहाँ बीता? अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। अब ये क्वेश्चन आपका सही विकल्प में भी आ सकता है, और जोड़ी में भी आ सकता है, और खालिस्तान में भी आ सकता है, सत्य में भी आ सकता है। आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बबूत लगाने से लेखक शिव पूजन सहाय बन जाते थे। क्या बन जाते थे? बम भोला बन जाते थे। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ। पेपर में आने वाले प्रश्न यही पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं साथियों, ठीक है। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को छोड़कर पूरा देखिएगा।
32 नंबर के ऑब्जेक्टिव सही करना है तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा दोस्तों। और जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं शेयर कर दें, एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, अपने आस पड़ोस के भाई बहनों को शेयर कर दें, अपने ग्रुप वाले दोस्तों को शेयर कर दें, अपने स्कूल वाले दोस्तों को शेयर कर दें। और शेयर करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें दोस्तों कि शेयर कर दिया। जब आपके लिए हम इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं यार, तो कम से कम एक लाइक, एक शेयर, और अगला वीडियो पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन के बटन को ऑल पर कर लो, घंटी को ऑल पर कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का महामैराथन क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था? तो दोस्तों कौन लगाया करता था? कैप्टन चश्मे वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? दोस्तों इंदौर, दोस्तों इंदौर, दोस्तों इंदौर, 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 ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। स्वयं प्रकाश इंदौर, ठीक है। स्वयं ही प्रकाश कहाँ होता है? इंदौर में होता है, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन अगला। कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चीज की बनी थी? दोस्तों छपेगा, दोस्तों छपेगा, लिख लो छपेगा, ठीक है, छपेगा दोस्तों, ठीक है, संगमरमर की। फिर मत बोलना बताया नहीं, पूरे के पूरे 32 बता रहा हूँ, 32 के 32 इसमें से ही आएंगे, ठीक है। पढ़ लो, रट दो दोस्तों, समय ज़्यादा नहीं बचा है। राम वृक्ष बेनीपुरी जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर नगर जिले के किस गांव में हुआ? तो बेनीपुर में हुआ दोस्तों। इनका नाम ही तो बेनीपुरी है। बेनीपुरी क्यों पड़ा? क्योंकि ये इनका गांव का नाम था बेनीपुर, ठीक है, इस कारण से इनका नाम पड़ गया था बेनीपुरी। इनका नाम था रामवृक्ष, गांव का नाम था बेनीपुर, इस कारण से इनको कहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाल गोविंद भगत किसको साहब क्या है ये? साहब, ठीक है। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहकर संबोधित करते थे? कबीर को। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल हलवा। कैसा क्वेश्चन दोस्तों? हलवा क्वेश्चन है सारे के सारे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि 32 यहीं से आएंगे। जिसने देख लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार, और जिसने बीच में छोड़ दिया अब उसका क्या होगा मैं नहीं बता सकता, ठीक है। जब पेपर देखेगा तब खुद ही समझ लेगा, ठीक है। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? दोस्तों कौन करता था? मोतीलाल नेताजी की मूर्ति क्या करता था? तैयार करता था, मूर्ति बनाई थी, ठीक है। मूर्तिकार का नाम है तैयार करने वाला, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव? दोस्तों शांत निर्वेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों 6 लिखें, 6 समास 6 प्रकार के होते हैं। निधन चे निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों विसर्ग आ रहा है ना, विसर्ग, यहाँ देखो प्लस के पहले क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग संधि लगा दो यार। क्या लगा दोगे? विसर्ग संधि। भागी कह रही है, लगा दो, उद्धव को कह रही है। रिक्त स्थान भरेंगे, इसी में से सारे रिक्त स्थान आपको देखने को मिलने वाले हैं परीक्षा में, ठीक है। जिसने वीडियो को बीच में छोड़ा, ठीक है, छोड़ मत देना। विदा के समय माँ को अपनी बेटी क्या लग रही थी? अंतिम पूंजी। क्या लग रही थी? अंतिम पूंजी, ठीक, प्रतीत हो रही थी, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। रमणीयता प्रतिवाद का शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है, ठीक है, की परिभाषा है। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है, और यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। एक भी प्रश्न मत छोड़ देना, अपनी कॉपी में नोट कर लो, वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लो मेरे दोस्तों। कोई नहीं बताएगा, जब पेपर देखोगे हाथ में पकड़ोगे तो तुम्हारा दिल भी गार्डन हो जाएगा मेरे दोस्तों, कि सर ने पहले ही ये सभी प्रश्न बता दिए थे और सारे के सारे हमारे पेपर में छप गए साथियों। तो जल्दी से नोट कर लो, याद कर लो, जो भी करना है जल्दी कर लो, समय हमारे पास नहीं है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद गुण विद्यमान है। मतलब आत्मकथ्य जो कविता है जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, और इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। 3 गुण होते हैं। गुण कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। छाया मत छूना पाठ की विदा है, क्या है? कविता है। रस के 4 अंग होते हैं, बिल्कुल छपेगा मेरे दोस्तों, छपेगा। लिख लो
लिख लो, स्टार लगा दो 2-3 और लिख दो वहाँ पर छपेगा। ठीक है, क्या करेगा? छपेगा साथियों, छपेगा। ठीक है, बाद में पछताना रह जाएगा। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर हिंदी को देखना चाहते थे। जो फादर कामिल बुल्के हैं वो राष्ट्रभाषा के रूप में कौन सी भाषा को देखना चाहते थे? हिंदी को देखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माता का आंचल नामक अंश उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। देखिएगा, सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि है। खालिस्तान में भर लो क्या? वात्सल्य भर लो। ठीक है, वात्सल्य आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को बहुरे का रूप दिया है। अगला क्वेश्चन, सभापति का भाषण अखबारों में छपा था। भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। काव्य के मुख्यतः 2 भाग है। प्रतिदिन में अव्ययभाव समास है। समास विग्रह क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे सभी, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रतिदिन में प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा? जल्दी आंसर बताएंगे मुझे, देखता हूँ कौन कौन इसके आंसर देते हैं। लाइव चैट में सभी आंसर देंगे। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है, जो दे रहे हैं आंसर ठीक है, जो नहीं दे रहे हैं लिख लीजिए, हर दिन। क्या हो जाएगा? हर दिन हो जाएगा। ठीक है, ओके। संस्कृत में क्या हो जाएगा? दिनम दिनम प्रति। अगला क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, ये हो चुका है। चलिए अब मैं बताऊंगा जोड़ी। ठीक है, जोड़ी लगा लीजिए, सही मिलिए। ठीक है, छाया मत चुना, किससे मिला देंगे? गिरजा कुमार माथुर से। पृथ्वीराज रासो क्या है? महाकाव्य। कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन से युग में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आदिकाल में। कौन से काल में? आदिकाल में लिखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी ने लिखा है, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, इच्छावाचक वाक्य 9 2 11 होना, भाग जाना। यहीं से तो मिलेगा पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव यहीं से। माता का आंचल शिवपूजन सहाय ने लिखा है। कृतिका का पहला पार्ट है। कृतिका का कौन सा पार्ट? पहला पार्ट है। ठीक है, कृतिका का पहला पार्ट। और शिवपूजन साहिब का जन्म कौन से सन में हुआ है? मुझे सभी आंसर बताएं, कौन से सन में हुआ था इनका जन्म? आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। जो दोस्त कमेंट करेंगे उनको आंसर मिल जाएगा, जो नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। अगर नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है। शिवपूजन सहाय का जन्म सन मुझे नहीं पता, ऐसा बोलो, मैं आंसर सेंड करूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे देखे जोड़ी, आत्मकथ्य पाठ किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखे क्वेश्चन, रस काव्य की क्या होती है? आत्मा होती है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश ने लिखा है। रामचरितमानस महाकाव्य है, किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। बिल्कुल ठीक है, ओके। आपके एक एक कमेंट में सब पढ़ रहा हूँ, सबके जवाब दूंगा। ठीक है, जैसे हमारी लाइव क्लास खत्म होगी उसके बाद में आप सभी के कमेंट में जो करेंगे, कमेंट से जो लिखा है उसमें जो करेंगे, ठीक है, उनके आंसर दूंगा मैं जल्दी से। तो आप सभी दोस्त एक बार कमेंट, लाइव क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल 32 के 32। ठीक है, पेपर देखकर मजे आ जाएंगे। गुड़ किससे मिलाएंगे? चींटी से। सेवा करने वाला क्या होता है? सेवक। ठीक है, उसके बाद गद्य हमारी क्या है? स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि, और इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम क्या है? कामायनी। सत्यफत्य देखेंगे। ठीक है, सत्यफत्य देख लीजिए। सत्यफत्य, राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए, तो इसमें क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सत्य। ठीक है, निशान लगाऊंगा पेपर कॉपी में, आप निशान और कट नहीं लगाएंगे। ठीक है, कट और निशान नहीं लगाएंगे, गलत माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊंगा टिक लगाकर, लेकिन आप क्या लिखेंगे? टिक। अगर मैं राइट लगाऊंगा तो आप सत्य लिखेंगे, मैं कट करूंगा तो आप क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए, सत्य। ठीक है, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। देखिए, खंड काव्य मुक्तक काव्य का भेद नहीं है, प्रबंध काव्य का है। ठीक है, लिख लेना, प्रबंध काव्य का है, मुक्तक काव्य का नहीं है, तो असत्य हो गया। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है। देखिए, कहानी बिल्कुल सही है, कहानी छोटी होती है उपन्यास की अपेक्षा। प्राचीन काल में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, बिल्कुल सत्य बात है ना। जैसे कि रुक्मणी का उदाहरण आया हमारे पाठ में। ठीक है, सिद्धार्थ स्वस्थ है,
विधिवाचक वाक्य है, बिल्कुल सही बात है। तारकेश्वर नाथी भोलानाथ है, बिल्कुल सही बात है, सत्य लिख लें। आगे देख लें, ठीक है। गोपियाँ उदो को बड़भागी कह रही है, सही बात, राइट, ठीक है। महाकाव्य खंडकाव्य से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। फादर ने जिसेठ संघ में धर्माचार की पढ़ाई की, बिल्कुल सही बात है। समाज के 3 भेद होते हैं, गलत, कितने होते हैं? 6, ठीक है। कितने? 6 ऐसे लिखेंगे आप, 6 हिंदी में या ऐसे लिखें अंक में, ठीक है। आगे देखिएगा, वाक्य रसात्मक काव्यम, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो बिल्कुल सही बात है। छपेगा, बिल्कुल छप गया, ठीक है। लिखो छपेगा, ठीक है, लिख दो इसके ऊपर, छपेगा, पेपर में छपेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, सही बात है, ठीक है। उसके बाद बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, बिल्कुल सही बात है। रामचरितमानस एक खंडकाव्य, गलत है, क्या है? महाकाव्य है। और रामचरितमानस किसने लिखा? कमेंट करो फटाफट, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे, महाकाव्य रामचरितमानस किसने लिखा? एकांकी में 4 अंक होते हैं, गलत, ठीक है। कितने होते हैं? 1 होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्विगु समास होता है, गलत, ठीक है, असत्य। कौन सा होता है? जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ तो द्वंद्व होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? द्विगु, इसलिए गलत होगा वाक्य। अगला, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर, जो परीक्षा में छपने वाले हैं। यार मज़े नहीं आए, बच्चे बहुत कम जुड़े हैं, बहुत कम जुड़ रहे हैं, बहुत कम, ठीक है। और ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पहुंचना चाहिए। तो एक बार फिर आप सभी दोस्त अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और उस ऊर्जा के साथ शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो अगला वीडियो आते से ही सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करा जाता है और घंटी की बटन दबाई जाती है। देखिए, आपने सब्सक्राइब कर दिया और घंटी की बटन नहीं दबाई तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो घंटी की बटन को दबाओ और उसको किस पे करो? ऑल पर करो। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे थे? गर्मी से व्याकुल। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौपाई छंद में कुल कितनी मात्रा होती है? क्वेश्चन छपेगा, लिखो जल्दी, छपेगा। 3 स्टार लगाओ इसके ऊपर, जल्दी से 3 स्टार लगाओ, छपेगा, ठीक है, छपेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? 2 फुट। कितनी? 2 फुट। उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासक। क्या कहलाता है? उपासक। पाठ्य पुस्तकों में संग्रहित सूरदास के पद क्या कहलाते हैं? सूर सागर के किस प्रसंग से लिए गए हैं? तो ब्रह्मगिर से लिया गया था ये तो, ठीक है। आंसर लिखें आप, पता होगा आप सभी को, ठीक है। अगला देखेंगे, वन वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? शोभा और सौंदर्य। शोभा और सौंदर्य। हाँ, सभी दोस्त, जितने भी दोस्त लाइव क्लास देख रहे हैं, वीडियो को देखो, लाइक कर दो यार, ठीक है। बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है, मैराथन क्लास, ठीक है। मैराथन क्लास के लिए टाइम, ठीक है, टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से रिवीजन करिए इसका, ठीक है, याद करिए। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, ये हो चुका है अपना, शोभा और सौंदर्य हो चुका है। वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह। माँ की उपमा किससे की गई है? घर के कानों से, ठीक है, घर के कामों से, ठीक है, घर के कामों से। आगे देखेंगे, संधि के कितने भेद होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। जल्दी लिख लीजिए, कौन कौन से होते हैं, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देख लो, नाक किसका द्योतक होती है? मान सम्मान या इज्जत का, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो मंत्रियों एवं सरकारी कार्यालयों की कार्य प्रणाली पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सहस्त्रबाहु कौन था? तो सहस्त्रबाहु एक प्रतापी सूर्य राजा था जिसका वध परशुराम ने किया था, ठीक है। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मधुप का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बहुरे के लिए।
कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो दोस्तों कहानी के तत्व यदि परीक्षा में आ जाए तो यहाँ पर कहानी के तत्व लिख लीजिए। कहानी के 6 तत्व हैं, ठीक है। कथानक, चरित्र, संवाद, भाषा शैली, वातावरण और उद्देश्य। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सभी को पता है 4 भागों में। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं। शब्द आपका राइट आंसर होगा। जितने भी दोस्त महामैराथन क्लास को देख रहे हैं, एक बार आप सभी दोस्त शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों को। मैराथन क्लास में जोड़ना है, सभी दोस्तों को जोड़ना है। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सभी कर दें आप जल्दी से। लेकिन फिर भी आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दें सभी दोस्त। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। एक बार सभी से बोलूँगा, मैं सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है यार। आधा घंटा लगभग हो चुका है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे? 500 गोलियां, ठीक है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो आप लाइव क्लास में जुड़े, आप लोगों ने शेयर करा, लाइक करा, और आप सभी दोस्तों ने जो हमें प्यार दिया और मान दिया, सम्मान दिया, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत प्यार। आगे भी अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी प्रकार अपने इस चैनल पर फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस पर अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखे। डिस्क्रिप्शन में हमारा ब्लॉग वाला चैनल भी है, ब्लॉग आपको मिलता रहता है, खूब मनोरंजन आपका होता है, तो कभी कभी उसको भी देख लिया करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF भी इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई महत्वपूर्ण वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको भी पढ़िए, कम टाइम है। और भी मैराथन क्लास और भी कई महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी के बटन को ऑल पर कर दो। हाँ, तो दोस्तों गद्य का जो प्रारंभिक रूप था, सभी लाइव चैट में देखने वाले, कमेंट करने वाले सभी मुझको इसका सही आंसर बताएंगे। गद्य का प्रारंभिक रूप था जल्दी से लिखित बोलचाल का, कविता के रूप में, गज़ल के रूप में। तो गद्य का प्रारंभिक रूप था, जल्दी से मुझे राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम ख़राब नहीं करेंगे। ये सुपर फास्ट रिवीजन के रूप में हमारी जो मैराथन क्लास आ रही है, उसमें मैं आपको कोई टाइम नहीं दूंगा। फटाफट हम क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। तो गद्य की विधा नहीं है, गद्य की विधा नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है। महाकाव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपन्यास सम्राट हैं, तो दोस्तों उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा वही क्वेश्चन के आंसर आप देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दें सभी। अब दो आंसर मुझे सभी दोस्त लाइव चैट में आंसर दें। जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं वो वीडियो के नीचे जो कमेंट आ रहा है उसमें आप आंसर बताएंगे, ठीक है। और कौन कौन दोस्त जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करें। कितने दोस्त जुड़ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी। इसका आंसर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, उक्त कथन है। तो दोस्तों ये कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल का, आपका ये कथन है। हाँ, कौन कौन जुड़ चुके हैं, कहाँ से जुड़ रहे हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके सभी बताएंगे। दोस्त जो लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं वो भी आंसर देंगे बाद में, और बताएंगे कहाँ से जुड़ रहे हैं आप, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी के मैं कमेंट पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सभी को, आपके सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। जल्दी से आंसर देंगे सभी, आंसर दें जल्दी से सभी दोस्त, आंसर दें। इसका क्या होगा? नेताजी का चश्मा कविता का मूल भाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा देशभक्ति की भावना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेताजी की मूर्ति थी, किसकी थी दोस्तों? जल्दी से आंसर देंगे। संगमरमर की। आंसर लगाते चलें जल्दी से। सुपर फास्ट रिवीजन करने का समय आ चुका है दोस्तों। जल्दी ही महा मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है। पूरा का पूरा रिवीजन आपका 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट करा दिया जाएगा। कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी,
किसकी लगी थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस की। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हुई थी, अर्धवार्षिक हुई, उनमें आया ये प्रश्न, ठीक है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, उसका नाम था मोतीलाल, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे से करते रहें, नोट करते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप ज्वाइन जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ ले लो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर लो। और जिसके बाद में जो भी दोस्त हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो टेलीग्राम जहाँ पर आप ज्वाइन करने जाओगे इसके नीचे हमारा दूसरा चैनल और है, ठीक है, ब्लॉग वाला, तो उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर नेताजी की मूर्ति जो लगवाई गई थी वो किसके द्वारा लगवाई गई थी? क्वेश्चन है आपका, ये तो मोतीलाल हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भगत जी पद गाते थे। सभी जानते हैं, आपने पाठ पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आंसर तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से देखिए, 1 से 2 सेकंड का समय आपको लेना है, आंसर बताना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और ज़्यादा सोचना है आपको तो थोड़ा सा वीडियो को रोक लेना, उसके पहले आप आंसर करें। भगत जी पद गाते थे, तो दोस्तों किसके गाते थे? कबीर के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है, किस पर करता है दोस्तों? राजनीति पर, शिक्षा पर, दहेज लोभियों पर, ये करता है कुरीतियों पर करता है, ठीक है। अगला देखेंगे, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? जल्दी से आंसर दें जी, कबीरदास को। किसको मानते थे? कबीरदास को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सच्चे साधु की पहचान होती है, तो सच्चे साधु की पहचान होती है, क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है पहनावे से, भाषा से, ईश्वर भक्ति से, उसके विचारों से। तो जल्दी से आंसर दें सभी दोस्त मुझे लाइव चैट में। जो दोस्त हमारे नहीं जुड़ पाए हैं वो बाद में आंसर देंगे, जल्दी से देख लीजिए, बताओ ना आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कर दें आप। सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है? उसके पहनावे से होती है क्या? अब कोई भी कुछ भी पहन लेगा तो क्या उससे पहचान हो जाएगी? क्या वो अच्छी भाषा बोलेगा, ठीक है, और बेकार व्यक्ति है तो क्या उससे पहचान होगी? ईश्वर भक्ति से होगी, कि बेकार व्यक्ति है ईश्वर की भक्ति करने लग जाए तो उसकी क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी, साधु है, अच्छा साधु है ये। अरे उसके विचारों से पहचान होती है, उसके विचार कैसे हैं, कपड़े पहने चाहे नहीं पहने, भाषा बोले या ना बोले, ईश्वर की भक्ति करे या ना करे, उसके विचारों से प्रकट होगा, ठीक है, कि कैसा साधु है ये। बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, क्या बजाते थे? ठीक है, ढोलक, तबला, गिटार। बोलिए, जल्दी से आपने पाठ पढ़ा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा खंजड़ी। खंजड़ी एक ये डपले का ही जो हाथ से बजाया जाता है, ठीक है, छोटा रूप है ढोल जैसा, एक जो दपड़ा देखा होगा ना आपने, दपड़ी जैसा रहता है, ठीक है, खंजड़ी कहते हैं उसको, फिल्मों में देखा होगा आपने। फादर कामिल बुल्के ने एमए किया, कहाँ से किया था दोस्तों? इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, कौन सी भाषा को देखना चाहते थे? हिंदी को, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किस गुण से प्रभावित थे? जल्दी से बताएंगे। दयालुता, मानवता, सरलता। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर कामिल बुल्के के इन सभी गुणों से क्या थे? प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रघुवंश, प्रेमचंद अज्ञे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रघुवंश। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए टाइम ख़राब नहीं करना है, जल्दी नोट कर लें, याद कर ले। एक छोटी सी क्लास है ये, अपनी रिवीजन के रूप में महामैराथन क्लास चलने वाली है, स्टार्ट होगी आपकी। फादर बुल्के का निधन हुआ, फादर बुल्के का निधन हुआ दोस्तों कब हुआ था? कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो हुआ था 73 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? अशिष्ट, विनम्र, दुष्ट, आंदोलनकारी। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे सभी दोस्त, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था? जल्दी से सभी बता दें आंसर। तो आप सभी को पता है मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग थे उनके प्रिंसिपल? आंदोलनकारी व्यवहार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मन्नू भंडारी के पिता ने उनका रोब देखकर अनुभव किया, क्या? गर्व देखकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मन्नू भंडारी को पसंद आए जिनेंद्र के उपन्यास का नाम है?
क्या नाम है दोस्तों? मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेंद्र के उपन्यास का नाम था दोस्तों सुनीता। क्या नाम था? सुनीता। सुनीता करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, खालिस्तान देखेंगे। जीवनी की लिखी जाती है, जल्दी से आंसर बताएं। जीवनी लिखी जाती है तो महापुरुषों पर। किस पर? महापुरुषों पर। आत्मकथा के लेखक हैं। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमचंद है। प्रेमचंद क्या है दोस्तों? जल्दी से आंसर बताएं मुझे, कवि है या कथाकार है? जल्दी से बताएंगे मुझे, आंसर बताओ जल्दी से। प्रेमचंद है, क्या है? कवि है, कथाकार है? तो दोस्तों इसमें आंसर लगा लो आप, कथाकार। ठीक है, एकांकी में होता है, एक अंक होता है, आप सभी जानते हैं, 10 बार मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा बदलता था, कौन बदलता था? जल्दी से मुझे बताएंगे, कौन बदलता था? हालदार साहब नहीं बदलते थे, वो तो देखते थे कैप्टन। ठीक है, कैप्टन बदलता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगवा दी, क्या प्रतिमा लगवा दी थी? नेताजी की मूर्ति कपड़ों में थी, कैसे? फौजी कपड़ों में। कस्बे से गुजरते समय पान खाते थे हालदार साहब। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया? चलो दिल्ली का नारा किसने दिया? आंसर बताओ फटाफट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, बिल्कुल। किसने दिया था? नेताजी ने। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? नेताजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल गोविंद भगत कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, कैसे कद के? मझोले कद के। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत में का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था, किसका? प्रेम साधना का। ठीक है, प्रेम साधना आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगले, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के हुई, अनुरूप हुई। ठीक है, क्या लगाएंगे? अनुरूप हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव में उतर आया, किसमें? खेतों में उतर आया। फादर बुल्के की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए, किसकी? इंजीनियरिंग की। ठीक है, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को के रूप में देखना थी, किसके? राष्ट्रभाषा। ठीक है, क्या लगाओगे? राष्ट्रभाषा। बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, फादर की उपस्थिति के वृक्ष की छाया जैसी लगती है, देवदारू। ठीक है, फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय जाने की शर्त रखी थी, कहाँ जाने की? फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय जाने की शर्त रखी थी, कहाँ जाने की? भारत जाने की। मन्नू भंडारी की बहन, बड़ी बहन का नाम था सुशीला। क्या नाम था दोस्तों? सुशीला। मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी। महानगरी जीवन है तो ये है आत्मीयताहीन। ठीक है, आत्मीयताहीन से। और अगला, मन्नू भंडारी का जन्म में हुआ तो दोस्तों माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश। मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था कहाँ? मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुराने ज़माने में के लिए खालिस्तान के लिए विश्वविद्यालय नहीं थे, किसके लिए? स्त्रियों के लिए नहीं थे। कालिदास भाषा के कवि हैं, कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के। जब संस्कृत का पेपर होगा तो आप कालिदास का निबंध याद करेंगे, तो ये कालिदास जो है कौन सी भाषा के कवि हैं? संस्कृत भाषा के। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, तो ये हैं दोस्तों द्विवेदी युग के। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख सर्वप्रथम में प्रकाशित हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था, मैं बता देता हूँ आपको कब हुआ था, 1914 में, सरस्वती में। ठीक है, नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी बताया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना आपका कोई टाइम खराब यहाँ पर नहीं किया जाता। ठीक है, सुपर फास्ट यहाँ पर आपको रिवीजन देखने को मिल रहा है, और सुपर फास्ट से बढ़कर हमारी क्लास चल रही है। आवश्यकता आविष्कार की क्या होती है? जननी होती है। आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार क्या है? असंस्कृति है। दोस्तों क्या करते हैं? स्वयं का विनाश कर देते हैं। ऐसे साधनों का अगर यदि कोई आविष्कार करता है तो क्या है? हमारी असंस्कृति है, संस्कृति नहीं है। जोड़ी देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों, रिपोर्टाज ये फ्रेंच शब्द है। जयशंकर प्रसाद, एक घूंट से मिला दो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मेरी असफलताएं। ठीक है, थोड़ा सा सही से बता देता हूं मैं आपको। यदि आपको कुछ समझ में आ रहा है इस जोड़ी में तो आप मुझे आंसर बताएं जल्दी से, सभी जल्दी से देखें। चलिए मैं ही बता देता हूं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका थी वो सरस्वती थी, सामने ही है, इसका आंसर मिला लो। रिपोर्टाज कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। जयशंकर प्रसाद ने एक एकांकी लिखी है जो हिंदी साहित्य की पहली मानी जाती है, एक घूंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग कौन सा है? शुक्ल युग।
और मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी देखें आप एक और, ठीक है। नेताजी का चश्मा, इसको मिलाओ स्वयं प्रकाश से। राम वृक्ष बेनीपुरी, इसको मिलाओगे आप बाल गोविंद भगत से। मानवी करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक कहानी ये भी, मन्नू भंडारी। और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और संस्कृति, भदंत आनंद कौशल्यान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी जोड़ी है, ठीक है। आप देख सकते हैं जोड़ी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी मिला लो फटाफट। नेताजी का चश्मा, ठीक है। नेताजी का चश्मा क्या है? कहानी है। एक कहानी ये भी, आत्मकथा का अंश, बाल गोविंद भगत क्या है? रेखा चित्र। संस्कृति क्या है? निबंध है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्या है? संस्मरण है। और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन ये क्या है? लेख है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। और महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सन है, यहाँ पर सन रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको, बाद में देख लेना, नोट कर लेना उसको। यहाँ पर बहुत ही शानदार आपके लिए एक वाक्य उत्तर बताने वाला हूँ। तो एक बार सभी दोस्त अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। एक बार शेयर कर दें, बहुत टाइम हो चुका है और आपने अभी तक शेयर नहीं करा। जब तक मैंने नहीं कहा तो आपने नहीं करा, तो एक बार ज़रूर आप शेयर कर दें। सभी दोस्त शेयर कर दें और इन क्वेश्चनों को, इन एक वाक्य में उत्तरों को आप देख लें अच्छे से। आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। सत्यापत्ति भी देखेंगे, ठीक है। एक वाक्य में और सत्यापत्ति, यहाँ पर जितने भी सत्यापत्ति और एक वाक्य में उत्तर अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छे से इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है। और साथ ही आप यदि पढ़ना चाहें तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके, इनको भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और संदर्भ प्रसंग करने के लिए आपको एक लाइन बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका आप संदर्भ प्रसंग अवश्य करें। 4 अंक का प्रश्न आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, मूर्ति संगमरमर की थी, पूछेगा कौन से पाठ से लिया गया है, किसने पाठ लिखा है। और एक ये आप इनको क्या करें, एक बार अवश्य पढ़ें, ठीक है। चलिए मैं आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बता देता हूँ, इनको ज़रूर पढ़ें आप, देर मत करना किसी प्रकार की। ये रहा दोस्तों आपके एक वाक्य में उत्तर। पहला जो था कि कहानी क्या है, ठीक है। तो कहानी वह लघु रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस चित्रण होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी एकांकी में एक अंक होता है। सभी क्वेश्चन जो थे ऊपर आपके, उनके आंसर है। एक वाक्य में जो उत्तर थे, ठीक है, उत्तर देना था उन प्रश्नों के, ये उत्तर आपको दिख रहा होगा। मैं टेलीग्राम पर ये आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा डाल दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए सत्यापत्ति मैंने आपको बताया था, देख लीजिए। पहला वाला आपका वाक्य जो है वो क्या है? असत्य है। दूसरा आपका सत्य है। तीसरा भी सत्य है। चौथा आपका क्या है? असत्य है, ठीक है। यहाँ पर आप कैसे देखेंगे, ये रहे आपके असत्य सत्य। कहानी गद्य की विधा नहीं है, तो ये तो असत्य मैंने बोला था आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है पहला, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, इससे आपका क्या बच जाएगा? टाइम बच जाएगा। और उपन्यास में कई विधाओं का समावेश होता है, तो सत्य बात है। गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, सत्य। नाटक में एक अंक होता है, यह असत्य। इस प्रकार मैंने आपको आंसर नीचे आपको सारे बता दिए हैं, आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आए तुरंत कमेंट करें, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो नंद नंदन का प्रयोग किया गया है दोस्तों, किसके लिए किया गया है? मुझे लाइव चैट में सभी इसका आंसर बताएंगे, जितने भी दोस्त, ताकि मैं आपके नाम देख सकूं कमेंट बॉक्स में और आपके आंसर में पढ़ सकूं कि आप किस प्रकार अपने आंसर दे रहे हैं, आंसर में आप क्या लगा रहे हैं, ठीक है। और आपकी अब जो तैयारी है वो बिल्कुल सर्वोच्च है, मतलब अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि समय नज़दीक आ चुका है परीक्षा का।
4 से 5 दिन और आपके पास पढ़ाई के हैं, उसमें कर लीजिए अच्छे से। तो नंद नंदन का प्रयोग किया गया है किसके लिए? कृष्ण के लिए। किसके लिए किया गया है? कृष्ण के लिए किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण के लिए। ठीक है, आपके आंसर सभी मैं पढ़ रहा हूँ। जो भी दोस्त हमारे लाइव में क्लास में देख रहे हैं, आप लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिल्कुल मन मार कर आप देखते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आपने देखिए कितने दोस्त हमारे लाइव जुड़ रहे हैं, लेकिन लाइक देखिए, लाइक क्यों नहीं करते हो? ठीक है, लाइक तो कर दिया करो, कम से कम पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो। और आगे भी इसी प्रकार अपडेट पाना चाहते हो, विज्ञान के, साइंस के, गणित के सभी वीडियो पाना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्या कर लीजिए? प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ऑल पर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये पूरा PDF आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और ये PDF को क्या कर लेना? डाउनलोड कर लेना। जहाँ पर आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम चैनल को, वहीं पर हमारा ब्लॉग वाला चैनल भी है, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर आपको ब्लॉग वगैरह मिलता रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस के रचनाकार है। जल्दी से आंसर बताएं मुझे, क्या होगा? मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, 2 से 3 सेकंड में आपको आंसर बताना है। ठीक है, तुलसीदास आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे इसका आप क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे। ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आंसर बताइए सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा अलंकार। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। छायावाद के आदर स्तंभ कवि नहीं है। दोस्तों, छायावाद के आदर स्तंभ कवि कौन से नहीं है? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूरदास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है, नहीं पूछा है। ठीक है, ये तो है, ये भी है, ये भी है। तो आपका जो सूरदास जी हैं, ये कौन से काल के हैं? भक्ति काल के हैं, छायावाद के नहीं हैं। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते हैं? दोस्तों, शानदार होने वाला है आज का यह वीडियो, स्किप मत करिएगा, छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। जब स्टार्ट करा है तो पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, आंसर सहित 1 से लेकर 23 तक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला है साथियों। यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया है तो आप पास तो हो ही जाओगे। जो दोस्त हमारे पास नहीं हो पा रहे हैं, अगर इतना कर लिया तो आप पास हो जाओगे, गारंटी है पास की। ठीक है, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते हैं? तो क्या बन जाते थे दोस्तों? बम बोला बन जाते थे। आगे बात करेंगे, उत्साह कविता में बादल को किसका प्रतीक कहा है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, उत्साह कविता में बादल को किसका प्रतीक माना है? ये माना है क्रांति का। ठीक है, चलिए आगे भी अब जोड़ी बताऊंगा मैं आपको। जोड़ी यहाँ पर देखिएगा, जोड़ी गलत नहीं करना है, जोड़ी में किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। 6 नंबर की जोड़ी है। ठीक है, 9 2 11 होना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके सामने ही लिखा है भाग जाना। ठीक है, रस काव्य की क्या है? तो रस काव्य की क्या है? आत्मा, ये यहाँ मिलाओगे। ठीक है, देख रहा है आपको, आत्मा इससे मिलाओगे। सेवा करने वाला क्या कहलाता है? तो ये इसका आंसर सामने ही लिखा है। ठीक है, दिन रात में कौन सा समास है ये आपको बताना है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत, इस पाठ को किसने लिखा है? मतलब इसको किसने लिखा है बाल गोविंद भगत को? पाठ को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, और मिलाएंगे किससे? कबीर को साहब मानते थे। माता का अंचल पाठ किसने लिखा? शिव पूजन सहाय ने। ये जोड़ी आप मिला सकते हो। हटा देता हूँ एक एक करके, इसको मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना था, और लास्ट वाले को इससे मिलाना है। और देखिए इसके सामने ही आंसर था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है साथियों, गलती नहीं करना है। अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति बार बार होती है। देखिए, अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति बार बार होती है? तो वर्णों की। रस के अंग होते हैं कितने? 4। पत्तों से लदी, कहीं हरी कहीं लाल, तो क्या आ जाएगा? खालिस्तान में डाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डाल। माता का अंचल नामक अंश उपन्यास से लिया गया है, तो किससे लिया गया? देहाती दुनिया। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो बच्चों ये आपका इसमें राइट आंसर होगा महाभारत। ठीक है, कभी कभी लेखक दबाव में भी लिखता था,
बाहरी दबाव में। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे सूरसागर सूरदास की प्रमुख रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। तो सूरसागर सूरदास की प्रमुख रचना है, तो क्या लिखोगे, सत्य। पहला क्या जाएगा, सत्य। तारकेश्वरी भोलानाथ थे, क्या आएगा, सत्य आएगा। ठीक है, ये भी दोनों क्या आ जाएंगे, सत्य। तीसरा देखो महाकाव्य खंडकाव्य से बड़ा होता है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सत्य। ठीक है, सत्य। और जॉर्ज पंचम के नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया, तो इसमें भी क्या आएगा, सत्य। ठीक है, सत्य लिख लीजिए। उसके बाद में कन्यादान कविता में माँ बेटी को परंपरा सटकर सीख देती है, सत्य। जय शंकर प्रसाद छायावादी का भी है, सत्य। और बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव था, सत्य। मतलब सारे आपके क्या हो गए, सत्य हो गए। 7 है यहाँ पर, 7 के साथ क्या हो गए, सत्य हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके एक वाक्य में उत्तर आ गए हैं, यहाँ पर भी 7 हैं ये। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर लिख लीजिए, सरकारी तंत्र। क्या लिखोगे, सरकारी तंत्र। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी तंत्र। अगला देखेंगे, नाक किसका द्योतक है। नाक किसका द्योतक है, तो नाक किसका द्योतक है, मान सम्मान का। क्या लिखोगे, मान सम्मान का। किसका द्योतक है, मान सम्मान का है साथियों। ठीक है, अब देखिएगा आगे, देखिएगा मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है, तो इसमें लिख लीजिए कर्मवाच्य। ठीक है, वाच्य यहीं लिखा है। ठीक है, वाच्य लिखा है, कर्म लगा लीजिए उसके आगे। उसके बाद में शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का जो स्थायी भाव है साथियों, वो क्या हो जाएगा, निर्वेद। क्या हो जाएगा, निर्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें वाच्य में, वाच्य के ये क्या है, वाच्य के कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वाच्य के कितने प्रकार होते हैं बताइए कमेंट करके। मैं आंसर बता देता हूँ 3, लेकिन कौन कौन से होते हैं आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे। कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं आंसर बताएं मुझे। जितने भी दोस्त आंसर दे रहे हैं सभी मुझे बताएंगे, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं आंसर बताइए। नाम क्या है उनका 3 का, मैं देख कर ही जाऊँगा, पहले आगे जब भी बढ़ूँगा जब इसका आंसर आप बता देंगे। बिल्कुल ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, आंसर बताएंगे। क्या कहते हैं, सभी के आंसर देखूंगा पहले, उसके बाद आंसर बताऊंगा। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं साथियों, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर शब्द, वर्णों के वर्ण, अब देखिएगा मैं बता देता हूँ, वर्ण का है, माँ है, ला है, ये 3 का क्या बन गया, समूह बन गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, शब्द ही तो कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को कहते हैं वाक्य। किसके समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ। तो सभी आंसर बताएंगे मुझे, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, 1532 में। ठीक है, क्या निकाल लेना, 1532 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद में चलिए अब मैं सभी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा पेपर बनाकर लाया था मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही शानदार, जिसने लगा लिया उसका दिल गार्डन हो जाएगा, मज़े आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही पेपर हाथ में आएगा बोर्ड पेपर, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। देखिए माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, जल्दी से इस प्रश्न को याद कर लीजिए। ये प्रश्न आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट कर दें अभी, और सभी लाइव चैट में तो कमेंट कर दें, और जैसे हमारी लाइव क्लास ख़त्म होगी उसके बाद में आप वैसे कमेंट बॉक्स है उसमें भी कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो सेंड कर सकूं, ये वाला। ठीक है, न्यू सेंड कर, आप क्या कमेंट करेंगे, प्रश्न का उत्तर, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर सेंड कर दो। ठीक है, 6 का उत्तर ऐसे लिख देना, 6 का उत्तर। जो आपके पास नहीं है उनका बता देना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी मैंने वैसे सभी, तो उसमें मैंने सभी उत्तर डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, रस, अलंकार, छंद, निबंध, प्रार्थना पत्र और संदर्भ प्रसंग, सभी लिंक आपको मिल जाएगी, सभी हमने डाल रखे हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्टों की, उनमें जाइए। देखिए फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। उद्धव के विवाह की तुलना किस किस से की गई है, और परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए,
नई कविता की परिभाषा लिखिए, भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए। ये सभी क्वेश्चन डाल रखे हैं साथियों, ठीक है। जो भी नहीं मिले बताइएगा। ये छंद, चौपाई छंद, दोहा छंद, दोनों की परिभाषा उदाहरण सहित डाल रखे हैं, हमने डाल दिए हैं। अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार की परिभाषा डाल रखे हैं, ठीक है। ये सभी आंसर हमने डाल रखे हैं। जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, खंडकाव्य महाकाव्य मंत्र डाल रखा है, उपन्यास एक कहानी में डाल रखा है, समास विग्रह कर समास का नाम, ये जरूर मैं आपको बता देता हूँ। कोई 2 4 दे रखे हैं, 4 में से 2 बताना है। तो पहले आप सभी लिख लें यहाँ पर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसका आंसर क्या होगा, शक्ति के अनुसार, ठीक है। क्या होगा, शक्ति के अनुसार होगा, ठीक है, शक्ति के अनुसार। और समास विग्रह हो चुका है। समास का नाम लिखिए, अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अगला देखिएगा, दशानन, चंद्रशेखर, इन दोनों में बहुव्रीहि समास है। कौन सा है, बता देता हूँ, बहुव्रीहि। कौन सा, बहुव्रीहि समास लगा लेना दोनों में। लेकिन इसका समास विग्रह होगा 10 है आनन जिसके। क्या लिखोगे, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, उसे कहते हैं हम दफानन। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके। प्रतिदिन, इसका समास विग्रह हो जाएगा हर दिन। और समास कौन सा, वही अव्ययी भाव समास। चलिए, यहाँ पर कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है, ये आंसर लिख सकते हैं। 16-17 में आप देख सकते हैं, साहित्यिक परिचय देना है निम्न बिंदुओं के आधार पर। 16-17 का आंसर देना है आपको। 2 रचनाएं लिखना है, भावपक्ष कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। यहाँ पर भी आपको गद्य में लिखना है, लेखकों का लिखना है, भावपक्ष, यहाँ पर भावपक्ष कला पक्ष नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 रचनाएं आएगी, सही है। यहाँ पर लिखिएगा भाषा शैली। क्या लिखोगे, भाषा शैली, लेखक की भाषा शैली लिखनी रहती है, भाषा शैली, ठीक है। और साहित्य में स्थान सेम रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर भ्रष्टाचार एक समस्या पर अनुच्छेद लिखना है, और प्रदूषण एक समस्या विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। दोनों में से एक कर देना। और अगर आपके पास ये नहीं है तो मुझे बताना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और यहाँ पर देखिएगा, संदर्भ प्रसंग करना है आपको। नाथ संबोधन भंज निहारा, कोई एक दास तुम्हारा, आय सु कहाउ कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। तो यह आपका क्या है दोस्तों, एक काव्यांश है। इस काव्यांश का आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में बता देता हूँ कैसे आप लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ, संदर्भ बोल रहा हूँ पहले, क्या बोल रहा हूँ, संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, ठीक है। इतना क्या होगा, ये जो मैंने अभी बोला, ये संदर्भ हो गया आपका। क्या हो गया, संदर्भ। अब प्रसंग बता देता हूँ। यहाँ पर प्रसंग में क्या लिखोगे, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर सभा में जो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद चल रहा था, जो बातचीत चल रही थी, जो द्वंद्व चल रहा था, उसके बारे में उन्होंने क्या करा है, वर्णन करा है। और भावार्थ में आप यहाँ पर लिख देंगे। भावार्थ में क्या लिखोगे, इसका अर्थ आपको लिखना है कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, कोई एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई एक दास ही तुम्हारा होगा। आये खाओ कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि वो कोई एक दास ही तुम्हारा है, और इस धनुष के टूट जाने पर आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, आप क्रोधित ना हो। सेवकसु जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। तो यहाँ पर कहते हैं परशुराम जी कि सेवक है तो क्या करो, सेवा करो, तुमने तो शत्रु भरा काम करा है, तुमसे तो लड़ाई की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, उदो तुम हो अति बड़भागी, इसका संदर्भ बता देता हूँ मैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 1 पद से लिया गया। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसका अर्थ आपको मिल जाएगा कि उदो तुम तो क्या हो, अति बड़भागी हो, अपरस रहत सने तगा तई, नाहिन मन अनुरागी। तुम तो उनके पास रहकर भी उनसे प्रेम करना नहीं सीखे हो, तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहकर भी थोड़ा भी पानी से गीला नहीं होता है। तुम तो उस ते लगी गागर के समान हो, जिससे क्या कर दिया हो, तेल उसके पूरी साइटों में लगा हो, और उसको हम समुद्र में डुबोते हैं तो उसमें पानी की बूंद भी नहीं तैरती है। प्रीति नदी में पाँव न बोलो, दृष्टि न रूप परागी। और यहाँ पर कहते हैं तुम तो उस प्रेम रूपी नदी की तरह हो जिसमें तुमने क्या करा है, अपने पैरों को तक नहीं डुबोया है। तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को
तक नहीं डुबोया है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी ज्यों पागी। ठीक है, और सूरदास जी ने इस पद को लिखा है और गोपियाँ कहती है हम तो बोली भाली हैं और हम तो उस प्रकार कृष्ण से प्रेम करती हैं जिस प्रकार गुड़ से मक्की लिपटी रहती है। ये इसका पूरा बता दिया मैंने। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर देना है साथियों, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, मानव, पहले में क्या आ जाएगा, मानव आ जाएगा। ठीक है, और यथार्थ मनुष्य किससे कहा गया है, तो मनुष्य को, किसको कहा गया है, मनुष्य को। और गद्यांश का सार लिख देना, तो यहाँ से लेकर आप कहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सार हो जाएगा। उसके बाद में अगला देख लेते हैं। तो इसमें अतवम करना है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, ताकि अपना वीडियो बड़ा ना हो। यहीं से आंसर आपको देना है, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए गद्यांश की। तो यहाँ पर सभी बच्चे देखेंगे, यहाँ पर गद्यांश की वही संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ बाल गोविंद भगत पाठ से ली गई। इसके रचयिता कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस प्रकार ये प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ नेताजी के चश्मा से ली गई। इसके रचयिता कौन है, स्वयं प्रकाश हैं। ठीक है, इनका 1947 में हुआ था इंदौर में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और चश्मे वाले को ये यहाँ पर आंसर भी इसका दे सकते हो आप चाहो तो, जैसे संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना था। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, यहाँ काट लीजिए इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। पत्र लिखना है यहाँ पर, और या आप अतवाला करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र क्या लेना है, टीसी, इंग्लिश में बोले तो क्या, टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। ठीक है, हिंदी में ये लिखना है आपको अच्छे से। 4 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं निबंध वगैरह तो ये कंप्लीट आप कर सकते हैं। मेरा प्रिय खेल, जिस पर भी आप एक पर लिखना है 4 में से। अब मैं बता देता हूँ ये सभी आंसर 23 व 22 कमेंट कर दें आप। हाँ, सभी दोस्त कमेंट करके मुझे बता दें वीडियो कैसा लगा। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगा, सेंड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं जितने भी दोस्त देख रहे हैं। जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं और जो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, वे सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, समय पर आपको मिलता रहेगा सभी वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। मैराथन में जुड़ने वाले सभी क्लास वाले दोस्त एक बार शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते रहें सभी, ताकि मैं आप सभी के कमेंट पढूं। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, राजनीति किसने सीख ली। तो जल्दी से राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, मैं टाइम यहाँ पर लूँगा नहीं, जल्दी से अपना आंसर आप डिसाइड करें कि राजनीति किसने सीख ली थी, और लास्ट में मुझे बताएंगे आप 32 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो पहला राइट आंसर लगा लीजिए, राजनीति सीख ली थी किसने, कृष्ण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का जो स्थायी भाव है साथियों, वो हो जाएगा हास। देखिए, टाइम बहुत कम है दोस्तों, यदि मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे बताऊँगा और आपका आंसर का वेट करूंगा तो यहाँ पर हमारा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, आप भी नोट करने की कोशिश करना। समास के प्रकार होते हैं, सभी दोस्त जानते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर समास के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, नाम कौन कौन से होते हैं आप सभी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, जो दोस्त हमारे लाइव चैट में जुड़ रहे हैं वो सभी कमेंट कर दें। भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित था। आप सभी जानते हैं, आपने पाठ पढ़ा होगा कृतिका वाला, कुमकुम का, केसर का, बबूत का, सभी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा बबूत का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या। आप सभी जानते हैं संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, हम पढ़ते आए हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा, कई बार मैंने सेट में आपको बताया है, और भी जो सेट बताए हैं उनमें 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थी। तो दोस्तों, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है, आंसर अपना डिसाइड कर लें और कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थी, उद्धव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जोड़ी की तरफ।
यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर की आपकी जोड़ी आएगी। मैं बता देता हूँ सही आप किस प्रकार से इसको मिलाएंगे। इसके स्त्री शिक्षा, इसका राइट आंसर इसके सामने लिखना है। तो स्त्री शिक्षा जो है इसको मिलाएंगे आप किससे? स्त्री शिक्षा से देश का क्या बढ़ेगा? गौरव बढ़ेगा। मिला लीजिए। एक अंक की रचना को एकांकी कहते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है। एक कहानी ये भी, ये पाठ किसने लिखा है? मन्नू भंडारी ने लिखा है। माता का अंचल पाठ किसने लिखा है? शिव पूजन शाही ने लिखा है। ये कृतिका का पहला पाठ है, आपका ध्यान रखना, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद ये कौन से युग के कवि हैं? छायावाद के। तो जोड़ी आपकी मिल चुकी है। आगे बढ़िएगा और यहाँ पर खालिस्तान देखेंगे। खालिस्तान जल्दी जल्दी लगाइएगा। सूरदास रस के कवि थे। देखिए सूरदास ने अपनी कविताओं में जिस रस का प्रयोग करा है वो करा है वात्सल्य रस का, ठीक है। नाटक में अंक होते हैं, अनेक होते हैं। भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं दोस्तों, दो होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। मात्रिक छंद में गणना होती है, मात्राओं की होती है। महाकाव्य में जीवन का समग्र होता है वर्णन। और रस को की आत्मा कहा जाता है। किसकी? काव्य की। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आगे देखिएगा, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। तो ये वाक्य क्या हो गया? असत्य हो गया दोस्तों, क्योंकि वो तो गृहस्थ थे। समास के 3 वेद होते हैं। अभी ऊपर मैंने बताया है समास के कितने वेद होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 कह रहा है, इसलिए वाक्य क्या हो गया? असत्य हो गया। बेजू की मुलाकात मुहसन तिवारी नामक व्यक्ति से हुई थी, बिल्कुल सही बात है। शिव धनुष राम ने तोड़ा था, बिल्कुल सही बात है। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5000 थी, तो ये भी क्या है? सत्य। एक देखिए, ऐसे निशान नहीं लगाना है आपको, क्या लिखना है? सत्य सत्य लिखना है। जहाँ पर मैंने राइट निशान लगाया वहाँ पर सत्य लिखना है, जहाँ पर मैंने कट लगाया वहाँ पर असत्य लिखना है। स्थायी मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं? तो नहीं कहलाते हैं, ठीक है। असत्य वाक्य, ठीक है, वो तो संचारी भाव कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। और यहाँ पर देखिएगा विवत्स रस का स्थायी भाव, विवत्स रस का जो स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। क्या होगा साथियों? जुगुप्सा। नोट कर लीजिए जल्दी से, टाइम बहुत कम है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर लिख लीजिए फ्रेंच। क्या लिखोगे? फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच हो चुका है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पर लगी हुई थी? तो यहाँ पर लिख लीजिए कस्बे के चौराहे पर, कस्बे के चौराहे पर, ऐसे लिख लेना, ठीक है। अगला सेट अभी आपको कुछ ही समय बाद मिलेगा। चैनल को जल्दी से सभी दोस्त, जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जल्दी से सभी दोस्त एक बार शेयर अपने सभी दोस्तों को जरूर करेंगे इस वीडियो को, आगे भी इसी प्रकार अपडेट पाने के लिए जल्दी से उनको शेयर कर दीजिए। नई दिल्ली में क्या नहीं था? तो लिख दीजिए यहाँ पर नाक नहीं थी। क्या नहीं थी? नाक। चांदनी रात के बाद क्या आती है? अंधेरी रात। क्या लिखोगे? अंधेरी रात। अंधेरी रात यहाँ लिख देता हूँ, अंधेरी रात। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीता स्वयंवर में लक्ष्मण किसके साथ गए थे? दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीता स्वयंवर में इसके आगे राम और आएगा, ठीक है। राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे, है ना। तो राम के आगे क्या आएगा? लक्ष्मण के आगे क्या आएगा? राम और आएगा। तो इसका आंसर आप तो लिख लीजिए, सीधी सी बात है, विश्वामित्र, ठीक है। क्या लिखोगे? विश्वामित्र के साथ गए थे, ठीक है। विश्वामित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सभी दोस्तों यहाँ पर देखें हास्य रस की परिभाषा, और यहाँ पर देख लीजिएगा ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में छपने को आपको मिलेंगे देखने। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस प्रकार से आप संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करोगे। किसी प्रकार की टेंशन मत लेना, ठीक है। इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। सारे ही पद्यांश वाले भी बता दूंगा और गद्यांश वाले भी बता दूंगा, एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। और अगर चला भी गया तो आपकी ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ वो ट्रिक आपकी काम आने वाली है, और वो ट्रिक आपको 8 नंबर देकर जाएगी। चलिए जल्दी से सभी दोस्तों, जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वो सभी एक बार शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों को। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार आने वाले शानदार वीडियो सभी सब्जेक्ट के आपको समय पर मिलते रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर पहले की बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात एक ही बताऊंगा, ठीक है, और एक से ही सारे आपके कंप्लीट में करवाऊंगा। देखिए ये पूरा का पूरा आपके पेपर में आ गया, मानकर चलिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP लगाकर चले, ये पेपर में आपको छपेगा, ठीक है, पेपर में देखने को मिलेगा साथियों, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपके पेपर में आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है।
पढ़ लिया। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो साथियों यहाँ पर क्या लिखोगे, संदर्भ। देखिए प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के पद पाठ से अवतरित है, इसके रचिता सूरदास जी हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, संदर्भ यहाँ क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रसंग की। तो वो पंक्तियाँ पढ़ी आपने और उसका प्रसंग क्या लिखोगे कि इसमें योग के साधक उद्धव से श्री कृष्ण के प्रेम में लीन गोपियाँ व्यंग्य पूर्वक कहती है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो प्रेम से अछूते हो। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, प्रसंग हो गया। अब भावार्थ की बात करें या व्याख्या की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अब देखिएगा, ऊपर वाली पूरी लाइनों को आपको पढ़ना है, इन लाइनों को पढ़ना है और इन लाइनों को पढ़ने के बाद इन सभी का अर्थ ये यहाँ पर है। ठीक है, पूरा व्याख्या में ये पूरा इसका अर्थ है साथियों। ठीक है, ये अर्थ यहाँ पर लिखा है, व्याख्या कहाँ से कहाँ तक मेरे दोस्तों, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये पूरा अर्थ है। आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, आप इंतजार करें और इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, इतना ही पढ़ लेना। आपके 8 नंबर यहाँ पर पक्के हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपके 8 नंबर पक्के हैं, वार्षिक पेपर में छपने वाला है ये संदर्भ प्रसंग। ठीक है, जो भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर विशेष आप लिखना चाहते हैं तो इसमें से 1-2 लाइन आप लिख सकते हैं विशेष में। ठीक है, इनमें से ये मैंने कितनी दे रखी, आपको 5 दे रखी, 5 में से 2 लाइनें आप याद कर लेना, विशेष डालकर विशेष में लिख देना। चलिए यहाँ पर दोस्तों इस पार्ट का पहला होगा। अब ट्रिक सुन लीजिएगा। यहाँ पर ट्रिक क्या है आपकी, जो ट्रिक है साथियों वो ट्रिक ये है। देखिए इस पाठ के जितने भी 4 और पद हैं, कितने पद हो रहे दोस्तों, ये पहला मैंने बता दिया। अब कितने बचे, 3 बचे हैं। तो दोस्तों सभी का तीनों का संदर्भ क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, संदर्भ यही आएगा साथियों। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तीनों का संदर्भ यही आना है। प्रसंग में थोड़ा सा बदलाव होता है, तो इसमें एक और आपका जो प्रसंग में आता है मैं बता देता हूँ, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो इसके प्रसंग में आप क्या लिख दोगे, ऐसा ही आपके किस में आ जाएगा, पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ये पंक्तियाँ आपके पेपर में मानो आ गई। ठीक है, ये पेपर में आपके आ गई। तो इसका संदर्भ तो पहले के जैसा ही रहेगा। ठीक है, मैंने अभी बताया, लेकिन प्रसंग जो बदलेगा तो इस प्रसंग में ये लिख देना कि जब उद्धव गोपियों को कृष्ण को भूल जाने की कहते हैं तो गोपियाँ बेचैन होकर उद्धव को बताती है कि हम कृष्ण को नहीं भूल पाएंगी। प्रस्तुत पद में यही भाव व्यक्त है। तो ये प्रसंग में हो गया और व्याख्या में वापस क्या करना है, आपको इसका पूरा अर्थ लिखना है। तो दोस्तों पार्ट नंबर 1 से आने वाले जितने भी आपके ये पंक्तियां हैं सभी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उन पंक्तियों का एक बार थोड़ा सा अर्थ जरूर आप पढ़ लेना। ठीक है, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करूंगा आपसे, देखिए ये दूसरा वाला, चौथा वाला पद है आपका, हरि है राजनीति पढ़िया है। ठीक है, इसका प्रसंग क्या होगा, प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण जो पहले ही बहुत चालाक थे अब वे राजनीति भी पढ़ाए हैं, इसलिए हमें ज्ञान का संदेश पढ़ाने को भेजा है। वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं, राजा का धर्म तो प्रजा की रक्षा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर संदर्भ तो आपका पहले के जैसा रहेगा जो मैंने शुरू में बताया था, प्रसंग ये हो जाएगा। और व्याख्या दोस्तों आप कर सकते हो, जो आपने ये लाइनें देखी इनकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत थी तो किस प्रकार से हम लिखें, तो पार्ट आपका जो 1 था कंप्लीट हो गया, वहाँ से बनने वाले सभी संदर्भ प्रसंग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम पार्ट 2 की। नाथ संबुदन भंज निहारा कोई केव एक दास तुम्हारा। इन पंक्तियों में से कोई कहीं से भी 2 लाइन आ सकती है, 3 आ सकती है। ठीक है, 1, 2 ये 3 आ सकती है, फिर ये नहीं आई तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी लाइन आ जाए, अब यहाँ का जो संदर्भ प्रसंग बनेगा वो बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा कि ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है या ली गई है। ठीक है, इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इतना हो गया संदर्भ। अब जितनी भी इस पाठ की पंक्तियाँ आएगी संदर्भ यही रहेगा मेरे दोस्तों, चेंज नहीं होगा। ट्रिक अपनी काम आएगी, मैं बताऊंगा। प्रसंग में क्या लिखोगे कि सीता स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया। इस समाचार को जानते ही शिव भक्त परशुराम क्रोधित होते हैं और स्वयंवर स्थल पर आकर पूछते हैं कि धनुष भंग किसने किया। तब राम ने उत्तर दिया। तो साथियों अब इन लाइनों को, ऊपर वाली लाइनों को इनको पढ़िएगा अच्छे से और इसकी व्याख्या कर दीजिएगा। इतनी बड़ी व्याख्या आपके पेपर में नहीं आने वाली है, छोटी सी आएगी, 2-3 लाइन की आएगी, अच्छे से कर लीजिएगा। विशेष में आपको देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 6 लाइनें मैं दे रहा हूँ विशेष में, इनमें से 2 जो सरल लगे आपको वो आप लिख देना। ओके, चलिए
अब देखिएगा इसमें भी वही काम करना है, संदर्भ वो का वही रहेगा, चेंज नहीं होना है। प्रसंग बदलेगा तो प्रसंग में क्या आ जाएगा, यहाँ पर परशुराम के डपटने पर क्षुब्ध लक्ष्मण ने उत्तर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्या देख सकते हो, पूरी व्याख्या आप कर देना, ऊपर लाइनें पढ़ना और व्याख्या अच्छे से कर देना। उसके बाद में दोस्तों मैं इसमें जो बता रहा हूँ, पेपर में छपने वाले बता रहा हूँ, इनसे बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने इतना लगा लिया तो आपका काम बन जाएगा। चलिए इसमें भी IMP लगाएं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से ही आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप संदर्भ में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए मैं लेकर आया हूँ। क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कैसे की जाती है, इस कारण से ये आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी दोस्त जिसने भी अभी तक शेयर नहीं करा एक बार शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, और आगे भी जो भी आपको डाउट लग रहा है जल्दी से उन डाउटों को सभी को क्लियर कर लीजिए। मुझे आप सभी दोस्त कमेंट करके बता दीजिए कि इस टॉपिक में हमें दिक्कत आ रही है, मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बनाकर भेजूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर बताएंगे मुझे संदर्भ। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के आत्मकथ्य पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। संदर्भ कंप्लीट हो गया। अब इस पाठ से जितने भी आपके आएंगे, देखिए सबसे पहली बात, पाठ को जरूर पढ़ लेना एक बार, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा ये पंक्तियाँ कौन से पाठ की है। तो उन पंक्तियों को एक बार जरूर आप सभी पढ़ेंगे। देखिए प्रसंग में क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद अपने अनुभव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, प्रसंग होगा। व्याख्या में पूरा व्याख्या आपको करनी है यहाँ पर ऊपर वाली लाइनों को देख देख कर। ठीक है, ये पूरा में विशेष आपको वही तरीका अपना, जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे वो लिख देना विशेष में, तो 1-2 लाइन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ये देख सकते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, ये विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंजना औरों की दिखलाऊं मैं। तो साथियों ये शानदार जयशंकर प्रसाद की कविता थी, और इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं आप सभी दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वो सुख जिसको मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो मेरे साथियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये प्रसंग चेंज होगा, संदर्भ आपका पहले के जैसे ही रहेगा। यही आपकी ट्रिक थी कि कोई सा भी आ जाए इस पाठ से, आपकी ट्रिक काम करेगी क्या कि संदर्भ आपका पहले के जैसे रहेगा। इसीलिए ये उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने के लिए कि मेरे सभी दोस्तों का, जितने भी दोस्त हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। जितने भी मैंने सेट डाले हैं उनमें यही आपको देखने को मिलेंगे, 2 से 3, और उन्हीं सेटों में से पूरा का पूरा आपका पेपर छपने वाला है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे जितने भी हिंदी के पेपर डाले गए उनको नहीं लगाया है तो कम समय बचा है आपके पास, जल्दी से जल्दी उन सभी सेटों को लगा लीजिए, आपका पूरा का पूरा पेपर उसमें से बनने वाला है। प्रसंग कि यहाँ कवि ने अपने जीवन के सुखद पलों की अनुभूतियों को अंदर में ही संजोए रखने की कामना व्यक्त की है। उन्हें ये पीड़ा है कि वे सुखद स्वप्न साकार नहीं हो सके। ठीक है, तो आप सभी दोस्त सही जगह आ चुके हैं। यहाँ से 8 नंबर आपको लेकर जाना है, किसी भी कंडीशन में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। व्याख्या आप कर सकते हो, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको करना है कर लीजिएगा। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और कमेंट करके मुझे बता देना कि PDF डाल दीजिए संदर्भ प्रसंग का। तो ये पूरा मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से अच्छे से अपनी शानदार तैयारी कर लेना। और जो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे उसके नीचे हमारा एक और चैनल है व्लॉग वाला, ठीक है, व्लॉग वाला, तो वहाँ पर आप सभी दोस्त उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो चुका है, आगे मैं और पंक्तियाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। तो इसका देखिए संदर्भ प्रसंग सहित कैसे बनाओगे आप, ये पूरी कविता है, इसकी संदर्भ प्रसंग आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित उत्साह कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। हो गया। प्रसंग में क्या लिख दोगे, कवि ने इसमें बादलों से कहा है कि तुम गर्जना करते रहो, करते हुए नवीनता का संचार कर दो तथा संसार में नया
संसार में नया क्या भर दो, जोश भर दो। व्याख्या आप सभी कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी करना चाहते हो, ये भी आपके पेपर में आने की पूर्ण संभावना है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहानी, छवियों को चित्र गंध फैली मन भावनी। तो ये कविता आपको पढ़ना है। इसका संदर्भ आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका संदर्भ आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे पाठ से है ना। तो संदर्भ आपका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के छाया मत छूना पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, गिरिजा कुमार माथुर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रसंग क्या करोगे, यहाँ पर इसका प्रसंग आप कर दोगे कि यहाँ पर कवि ने वर्तमान दुख के समय में अतीत के सुख को याद ना करने को कहा है। व्याख्या पूरी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से वीडियो को रोको, नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आ चुका है आपका गद्यांश साथियों, आ चुका है आपका गद्यांश। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर गद्यांश का आ चुका है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब इस पाठ से कहीं से भी कोई सा भी आपके सामने पैराग्राफ आ जाएगा और वो बोलेगा आपसे कि इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस पाठ को एक बार आपको क्या करना है, पढ़ना है, रीड करना है। और आपको देखिए यहाँ पर संगमरमर, मूर्ति संगमरमर, तो यहीं से स्पष्ट हो गया मुझे तो, ठीक है, कि ये जो अपना पाठ है ये है नेताजी का चश्मा। देखिए ये नेताजी आ गया, ठीक है, ये मूर्ति आ गई वापस, ठीक है। और यहाँ पर कई बार कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये जो लिया गया है कौन से पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों साफ साफ हम कह सकते हैं संदर्भ में कि ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता स्वयं प्रकाश है। कंप्लीट हो गया साथियों। अब यहाँ पर प्रसंग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, एक ही पाठ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर कस्बे के चौराहे पर नगर पालिका द्वारा लगवाई गई सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में बताया गया है। तो साथियों ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, संदर्भ भी हो गया है, प्रसंग भी हो गया। व्याख्या कुछ नहीं करना है, इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपको बताना है। तो एक घुमा फिरा कर हमने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, लंबा चौड़ा बना दिया है। आप पढ़कर एक बार इसको देख लेना कैसे इसको लंबा चौड़ा बनाया है, ठीक है। चलिए आगे भी बता देता हूँ मैं। देखिए, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तभी भी हवलदार साहब, ये देखो उसी से है, ठीक है, उसी से है ये लाइन। और उसके बाद में अगला पार्ट से भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। बाल गोविंद भगत, पहली ही लाइन से स्पष्ट हो गया कि बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है साथियों, इस राम वृक्ष बेनीपुरी है। इन पंक्तियों को पढ़ना है, इन पंक्तियों को पढ़कर हमें पता करना है कि कौन सी लाइन कौन से पाठ से है, इसके रचयिता कौन है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कई बार कि सभी पाठों के नाम पता होना चाहिए और पाठ को किसने लिखा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर संदर्भ देखिएगा तो संदर्भ जो है उसी प्रकार आएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बाल गोविंद भगत पाठ से अवतरित है। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है। अब प्रसंग में क्या लिखोगे, वो जो पंक्तियाँ आपने ऊपर पढ़ी है उसी के आधार पर कि इस गद्यांश में बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का चित्रांकन किया गया है, ठीक है, ये आपका प्रसंग हो गया। अब यहाँ पर व्याख्या करना है तो उन्हीं बातों को आपको क्या करना है, बड़ा चढ़ाकर बता देना है। तो ये व्याख्या आपकी हो चुकी है। विशेष में आपको 1-2 लाइन लिख देना है, 3-4 लाइन मैंने आपको बता रखी है। देखिए इस लाइन में आपको वही करना है कि खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, आप पहचान लेंगे कौन किसने लिखा है, कौन सा पाठ है, ये पहचानना है। तो संदर्भ आपका पहले के जैसा हो जाएगा, ठीक है, और प्रसंग मैंने यहाँ पर आपको लिख कर बता दिया है, ठीक है, ये देखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़कर बताऊंगा तो लंबा वीडियो जाएगा, अभी भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं, वे गृहस्थ थे, लेकिन ये समझ में आ ही जाता है, थोड़ा सा पढ़ते हैं ना। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो, अगर भी नहीं भी पढ़ा है तो इतना लगा लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है कि फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये आपका कौन सा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो संदर्भ में लिख दीजिए ना इसी बात को आप। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, बिल्कुल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके लेखक हैं। सब कुछ हो चुका है, ठीक है। प्रसंग में आप देख लीजिए क्या प्रसंग में हमने लिखा है। इसमें फादर कामिल बुल्के के आस्थावान जीवन को स्मरण करते हुए अंतिम समय में जहरवाद के कष्ट के प्रति आश्चर्य तथा वेदना व्यक्त की गई है। मतलब जिस प्रकार उन्होंने कष्टों को भोगा है, उन कष्टों का इसमें वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में ऊपर वाली में। तो प्रसंग आप लिख दोगे, व्याख्या कर दीजिए, इन्हीं बातों को थोड़ी सी घुमा फिरा कर
लंबा वाक्य कर देना है, थोड़ा सी इनको बढ़ा देना है, तो ये आपकी ये हो चुकी है। बस दोस्तों इतना कर लेना है, ये 3 कर लेना है। 3 पार्ट से मैंने 3 बताए हैं आपको, यहीं से आपका बनने वाला है पूरा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका अब डाउट है अगला वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। और वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना, और अगला वीडियो पाना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को ऑल पर कर ले। सही विकल्प चुनकर लिखना है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? इनमें से आपको तुलसीदास जी की रचना बताना है। ठीक है, अनामिका, आसूर, साहित्य लहरी और विनय पत्रिका। जल्दी से मुझे बता दे राइट आंसर। लाइव चैट में जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं, ठीक है, तो लाइव क्लास जो चल रही है, लाइव चैट में आप बात कर सकते हैं, वहाँ पर अपना आंसर कमेंट करेंगे सभी। जल्दी से, टाइम ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लेना है। राइट आंसर होगा आपका विनय पत्रिका। राइट आंसर क्या होगा? विनय पत्रिका। वीडियो 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 23 तक आपको देखना है यदि आपको पास होना है तो। 1 दिन पहले इस वीडियो के सभी प्रश्न और उत्तरों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकारे, तो जिसके बीच में आपको सरिस सम, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो उपमा होगा। देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा पे निशान लग गया है, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर उपमा होगा। अलंकार होता है, ये इसकी ट्रिक है। सा सरिस अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, यहाँ पर ये श्रा ऐसा आता है, आधा आता है। ठीक है, ऐसा श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये जो लिखा है यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति होता है। ट्रिक से सारे रस मैंने पढ़ाए हैं, सारे के सारे रस मैंने आपको पढ़ाए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और रस के उदाहरण और रस के सभी परिभाषाएं पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। रामचरित्र मानस की भाषा है। रामचरित्र मानस की कौन सी भाषा है? लास्ट में मालवीय। ठीक है, तो आंसर आपका इसी में है, 3 में बता दीजिए। रामचरित्र की मानस की भाषा है, जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कर दीजिए। जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, बाद में इस वीडियो को देखेंगे, वे सभी भी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि रामचरितमानस की भाषा है। ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ, 2-3 सेट में बता चुका हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये मैं आंसर आपको कई बार बता चुका हूँ। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, कि इसमें देंगे कमेंट बॉक्स में अवधि। ठीक है, अवधि आप इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बड़ी की मात्रा लगा लेंगे छोटी की जगह। ठीक है, तो आंसर अब क्या करें, अब बता ही दिया मैंने। ठीक है, अवधि आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, लिख कर बता दिया मैंने। ठीक है, तो आप आंसर लगा लेना अवधि। उसके बाद में निश्चय बराबर निश्चय, निधंचे निश्चय। ठीक है, में कौन सी संधि है? जल्दी से, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और छपने वाला पेपर में क्वेश्चन है साथियों। पेपर 2022 का पूरा आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अभी जिसने नहीं पढ़ा कुछ भी साल भर में, अब पढ़ लीजिए, लास्ट समय। ठीक है, कमेंट करते रहें, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। जिस भी दोस्त ने अभी वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जल्दी से देखिए कितने दोस्त हमारे देख रहे हैं, लेकिन लाइक बहुत ही कम है। ठीक है, लाइक बहुत कम है साथियों। वीडियो को लाइक अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ये वीडियो सभी तक पहुंचना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है? नी के पीछे विसर्ग दिख रहा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग हो जाएगी। प्लस के पहले यदि विसर्ग आ जाता है तो वो विसर्ग संधि होती है, और प्लस के पहले क्या आ जाए? आदक्षर आ जाए तो व्यंजन संधि होती है। ठीक है, और प्लस के इधर भी स्वर और इधर भी स्वर हो तो वहाँ पर आपकी स्वर संधि हो जाती है। ये ट्रिक है इसकी। समास के प्रकार, तो मेरे दोस्तों समास के प्रकार कितने होते हैं? 6। समास के प्रकार कितने होते हैं? 6 आपका राइट आंसर होगा। 6 ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, राइट 6 ऐसे लिखते हैं, ये भी प्रचलित रूप है। ठीक है, पर और जो ज़्यादा करेक्ट अगर आपको कभी लिखना है 6, तो 6 हमारा ये वाला सही
माना जाता है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे हम आगे की। आगे मेरे दोस्तों हम खालिस्तान देखने वाले हैं, 6 के 6 ही खालिस्तान, 7 के 7 ही खालिस्तान आपको मैं राइट आंसर के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जल्दी से जो दोस्त हमारे नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ना है, तो जल्दी से एक बार मेरे सभी दोस्त जितने भी लाइव देख रहे हैं शेयर करने के बाद मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दे। और कौन कौन दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं लाइव क्लास में, जो रोज़ डेली क्लास को देखते हैं, कमेंट करके मुझे बताएँ कि हम रोज़ जुड़ते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं आपकी क्लास रोज़ देखता हूँ। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन कौन देखता है रोज़ लाइव क्लास। जल्दी से कमेंट कर दें कि मैं रोज़ देखता हूँ। ठीक है, और जो नहीं देखते हैं वो लिखेंगे मैं नहीं देखता हूँ रोज़। ठीक है, आज ही देख रहा हूँ, ऐसा कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दें। ओके, चलिए, यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है साथियों? यहाँ पर आंसर लिखिए। पहले में अव्ययी भाव, क्या लिखोगे? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव पहले में। दूसरे में देखेंगे, छाया मत छूना कविता में गुण विद्यमान है। मेरे दोस्तों, छाया मत छूना कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? जल्दी से सभी दोस्त बताएंगे। जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। तो इसका मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका, छाया मत छूना कविता में गुण विद्यमान है ओज। कौन सा गुण? ओज। 3 गुण होते हैं आपके, प्रसाद, ओज, माधुर्य गुण होते हैं। तो इसमें कौन सा गुण था? ओज गुण था। अगला, छाया मत छूना कविता में हो चुका है। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं 2। ठीक है, कितने होते हैं दोस्तों? कमेंट करते रहें सभी दोस्त, कमेंट नहीं रुकना चाहिए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। और जिन दोस्तों ने शेयर नहीं करा है, जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे वो भी शेयर करेंगे, जो दोस्त जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दीजिए। देखिए, टाइम नहीं बचा है, टाइम बहुत कम है, एक दिन आपके पास शेष बचा है। कल की ठीक है, कल की जो भी अपने आगे के जो पेपर रहेंगे उसकी रूपरेखा भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा, सब वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी दोस्त लाइव क्लास में देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर करिएगा, नहीं तो वीडियो नहीं मिल पाएगा। घंटी के बटन को किस पे करना है? ऑल पर, जब जाकर सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो चुका है। उसमें देखेंगे अगले में, आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन होता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। किसके? स्वयं। क्या लिखोगे? स्वयं के जीवन का क्या करता है? वर्णन करता है। रस के अंग कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 4 होते हैं। छाप लो, ठीक है, छपेगा पेपर में पूरा का पूरा। धूप के दान कविता का संग्रह है। ठीक है, तो धूप के दान कविता का संग्रह है। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल, ओके, गिरजा कुमार माथुर। क्या आ जाएगा? गिरजा कुमार माथुर। और राष्ट्रभाषा के रूप में फादर देखना चाहते थे किसको? हिंदी को। किसको देखना चाहते थे? हिंदी को। ठीक है, तो यहाँ पर धूप के दान में गिरजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर आपका छठे वाले में आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाले 7वें में क्या होगा? आपका होगा मेरे दोस्तों हिंदी। क्या आएगा? हिंदी आएगा। ठीक है, हिंदी आएगा। इसीलिए जिसने भी हमारे जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं, मैं साफ साफ आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, यदि आपने हमारी इसके पहले आई जो वीडियो नहीं देखी है, तो आप वीडियोस में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जिसने भी देख लिया है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। 80 में से 80 अंक आपके आएंगे। ठीक है, देखिएगा ज़रूर। चलिए, हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में लिखी गई। ठीक है, आंसर मिलाइएगा। मैं क्यों लिखता हूँ? अज्ञा ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो, ये क्या है? महाकाव्य। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। और माता का आंचल शिवपूजन सहाय। एक एक हटाऊंगा मैं, वापस अपना आंसर देखेंगे कहाँ से क्या हटता है। देखिए, शिवपूजन सहाय से हट गया माता का आंचल। दूसरा हटा देता हूँ, क्या हटा? ठीक है, पहला ही हटा ना, ये देखिएगा। दूसरा हट गया, जयशंकर प्रसाद से छायावाद हट गया। तीसरा
काव्य की आत्मा रस से हट गई। उसके बाद पृथ्वीराज रासो महाकाव्य से हट गया, और मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे से हट गया, और हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में लिखी गई। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और सत्याफत्य का निशान लगाएंगे। मैं निशान लगाऊंगा, लेकिन आप सत्याफत्य लिख कर आएंगे कॉपी में मेरे दोस्तों। गलती मत कर दीजिएगा, इतनी छोटी गलती नहीं करना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, 6 के 6 ही नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं निशान लगा देता हूँ जल्दी से, आप सभी कंप्लीट कर लेंगे, याद कर लेंगे। आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। जल्दी से मेरे सभी दोस्त, जितने भी दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या मुझे इसका आप सही आंसर बता सकते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो बिल्कुल दोस्तों सत्य है। क्या लिख दोगे? सत्य लिख दीजिए, सत्य। और सप्तऋषि में कर्मधारय समास से गलत दोस्तों, असत्य लिखें। क्या लगा लो आगे? असत्य, आ लगा लो छोटा, असत्य। ठीक है, दूसरा हो गया। कामयनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, आधुनिक काल का नहीं है, असत्य कर लो इसको। छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत है, गलत है। जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, गलत है। वहाँ तो मिलन का वर्णन होता है, क्या होता है? वियोग का वर्णन होता है, वियोग का वर्णन होता है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है, संयोग नहीं होता है दोस्तों। जब वियोग हो रहा है तो वियोग श्रृंगार होगा, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और तारकेश्वरनाथ ही भोलानाथ थे, बिल्कुल सही बात है, सत्य। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, सत्य। ठीक है, और ये असत्य, और ये भी क्या हो गया आपका? असत्य, और ये भी क्या हो गया? असत्य, और ये भी क्या हो गया? असत्य, और ये हो गया सत्य। पहला और छठा आपका सत्य, बाकी सभी असत्य। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा मेरे दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। टेलीग्राम की लिंक साफ साफ लिखा है, टेलीग्राम लिंक, उस पर जाइए, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। वहाँ पर सब पीडीएफ आपको, सभी पेपर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी के नीचे हमारा एक और चैनल है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो उसको भी कर देना। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? ठीक है, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता दो। लाइव में जुड़ने वाले, जो नहीं जुड़े हैं वो भी। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, दुखों से पीड़ित धरती। ठीक है, दुखों से पीड़ित धरती। ठीक है, धरती लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया मैंने। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, मेला आंचल। क्या लिखोगे? मेला आंचल। ठीक है, आंचलिक उपन्यास, मेला आंचल। ठीक है, अगला देखेंगे, खाने के तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए नंबर 1 कथावस्तु। जल्दी लिख ले, कथावस्तु मैं मिटाऊंगा, कथावस्तु लिख लिया। उसके बाद में दूसरा लिखेंगे कथोपकथन, कथोपकथन। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरे में लिखिए देश काल एवं वातावरण, देश काल एवं वातावरण। जिसके बाद में अगला क्या लिखेंगे? भाषा शैली। क्या लिखोगे? भाषा शैली, और लिख लीजिएगा भाषा शैली। उसके बाद में लिखेंगे उद्देश्य। क्या लिखोगे? उद्देश्य। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? कहानी के क्या हो गए? तत्व हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। और एक और लिख लीजिए इसमें, पात्र एवं चरित्र चित्रण। ठीक है, इसका आंसर एक और लिख लेंगे, पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण। ठीक है, चरित्र चित्रण और लगा लेना। ओके, ये हो चुका है आपके कहानी के तत्वों के नाम। वन वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? तो यहाँ पर लिख लीजिए शोभा और सौंदर्य। यहाँ लिख देता हूँ, शोभा और सौंदर्य। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, बोल रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, शोभा सौंदर्य भरा है। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 लिखेंगे आप। ठीक है, 4 आंसर हो जाएगा। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं दोस्तों, शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। उसके बाद में
भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे? तो 500 लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए बिना देर किए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सभी दोस्त 6 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, छायावाद की 2 विशेषताएं, भक्ति काल की 2 विशेषताएं, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। मेरे दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं हमारे इसी चैनल पर। जाइए, जो आपको लोगो दिख रहा है सरस्वती माँ का जो लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके ऊपर आएगा, ठीक है, सबसे पहले आएगा चैनल का नाम, फिर आएगा वीडियोस, फिर आएगी प्लेलिस्ट, फिर क्या आएगा कम्युनिटी। ठीक है, ऐसे आएगी, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर ये सब प्रश्न हमने डाल रखे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी है क्लास 10th हिंदी NCERT। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाकाव्य की परिभाषा और छंद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित पाठ मुक्तक काव्य से क्या आशय है? नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल के हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? खंड काव्य की परिभाषा एवं खंड काव्य का नाम लिखिए। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी क्वेश्चन हमारे द्वारा डाल रखे हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सभी प्ले लिस्ट के लिंक भी दे दूँगा। हाँ, एक बार सभी दोस्त और शेयर करेंगे जाते जाते। ठीक है, जितने दोस्त हमारे जा रहे हैं वो शेयर कर दें। ठीक है, पहले आप बाद में जाइएगा, वहाँ पर पूरा वीडियो पहले देख लें आप। ठीक है, गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, हरि गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गीतिका छंद, रोला छंद, सोहटा छंद, दोहा छंद, सब छंद आपको मिल जाएंगे। ये भी हमने डाल रखा है, रस का मैंने अभी बता ही दिया था पहले आपको। ठीक है, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनके काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये भी डाल रखा है, सब डाल रखे हैं दोस्तों, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही डाल दिए थे। ठीक है, पता था ये क्वेश्चन आएंगे, इस कारण से इनको पहले ही डाल दिया गया था। चलिए, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर। दोस्तों, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर क्या होता है? इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, ठीक है, और इसमें वर्णों की गणना की जाती है। उसे जिसमें वर्णों की गणना की जाती है उसे वार्णिक छंद, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन में अंतर। ठीक है, इन प्रश्नों को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। अतो वाला देख लो, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। दोस्तों पढ़ लीजिएगा, टाइम कम है, एक दिन पहले आपको पूरा का पूरा पेपर में आने वाला बता दिया है, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। देखिए यहाँ पर गद्यांश दे रखा है, काव्यांश दे रखा है, इसको पढ़ो और नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका उत्तर दो। तो यहाँ पर एक बार आप पढ़ोगे कि देश प्रेम में आत्मविस्तार का भाव निहित है, जिस भाव के अंतर्गत व्यक्ति परिवार समाज की परिधि से भी आगे अपने देश के प्रति अपना लगाव अनुभव करने लगता है। मैं कह सकता हूँ कि इसका जो शीर्षक होगा वो होगा देश प्रेम। क्या होगा? देश के प्रति प्रेम की भावना। ठीक है, या देश प्रेम आप लिख सकते हो शॉर्ट में, देश प्रेम लिख लेना। देश प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है? तो मेरे दोस्तों कब होता है? अंतर्गत समाज की परिधि से अपने देश के प्रति लगाव अनुरोध करने लगता है, देश के प्रति अंतर्गत परिगणित किया जाता है, देश की महत्व दिया जाता है, स्थिति पूज्य भाव का संचार भी सम्मिलित होता है, तब व्यक्ति अपने देश को आराध्य नहीं मानता, प्रतिस्मरण भाववान होता है। तो जब व्यक्ति अपने देश को क्या नहीं मानता, आराध्य नहीं बनाता, तब तक देश के प्रति समर्पण का भाव उसमें जागृत नहीं होता। यहाँ जाकर हमें आंसर मिला। ठीक है, तो यह आंसर आपका यहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक मैंने बता दिया है। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश। मेरे दोस्तों जहाँ पर सारांश आ जाए उसमें से क्या करिएगा, सारांश की जगह क्या करिएगा, एक लाइन यहाँ से लिखी तो कहाँ तक लिखी मेरे दोस्तों, यहाँ तक लिख दी। ठीक है, फिर कहाँ से लिखेंगे, फिर नीचे वाली यहाँ से लिखेंगे, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, खत्म। ठीक है, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अथवा वाला यदि आप ना देखना चाहें कि पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले, पुस्तक में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, उचित काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चलने के पहले बाट की पहचान कर लेना चाहिए, चलने से पूर्व हमें रास्ते की पहचान कर लेना चाहिए। शीर्षक हो गया, चलने के पूर्व बटोई को क्या कर लेना चाहिए। तो ये देखो, ये शीर्षक जो था आंसर में पूछ लिया गया है,
ये आ जाएगा। और उपरोक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर इसका भावार्थ आपको लिखना है कि चलने के पूर्व बटोही को अपने रास्ते की पहचान कर लेना चाहिए। ये हो गया। पुस्तक में नहीं छापी गई इसकी कहानी, किसी भी पुस्तक में इसकी कहानी नहीं छापी गई है कि आपको ये रास्ता कहाँ लेकर जाएगा, इसमें पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हाल इसका ज्ञात होता ना औरों की जुबानी, और इस रास्ते का जो ये रास्ता है कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि रास्ता आपको कहाँ लेकर जाएगा और इस रास्ते पर आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका भावार्थ आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों क्या करना है, अपने विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखना है। मेरे दोस्तों गलती नहीं करना, ठीक है, गलती नहीं करना है। या अथवा में से निबंध पर क्या लिखना है, संवाद लिखना है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर किसी एक विषय पर संवाद लिखना है, तो कोरोना वायरस पर क्या लिख दीजिए, संवाद लिख दीजिए। कंप्यूटर का उपयोग और जनसंख्या समस्या, इन पर आप क्या लिख दीजिए, संवाद लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, दोनों में जो भी करना है कर लीजिएगा, सब हमारे द्वारा डाल रखे हैं। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, मैंने आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बहुत ही विस्तृत रूप से बताई गई है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ कैसा लिखिएगा। मैंने अलग से वीडियो बना रखा है इन पंक्तियों का, इन्हीं पंक्तियों का बना रखा है मेरे दोस्तों। मैंने समझा रखा है पूरा, और पूरा का पूरा संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग कैसे लिखते हैं और भावार्थ कैसे लिखा जाता है, सब कुछ मैंने बता रखा है और इसका भी बता रखा है। ठीक है, दोनों को जल्दी से देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। ठीक है, वीडियो फिर भी नहीं मिले तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख रखा है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, ऊपर ही आपको मिल जाएगा। और इन्हीं पंक्तियों को, क्योंकि यही पेपर में आएगी, इनका ही मैंने आपको बता रखा है। और यहाँ पर देखिएगा, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र देख सकते हैं, ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। और ये ध्वनि विस्तारक यंत्र की भी आपको क्या मिल जाएगी, लिंक मिलेगी। ठीक है, ये दोनों डाल रखा है, फिर भी अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको मिल जाएगा। और निबंध आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये निबंध है, इनको आपको पढ़ना है और इसके अलावा कोई से भी नहीं पढ़ना है। कोविड-19, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छ भारत अभियान और स्त्री शिक्षा का महत्व। डिस्क्रिप्शन में इन सभी निबंधों की लिंक है। निबंध लिंक कक्षा 10वीं हिंदी, हमने ऐसे करके लिंक दे रखी है, इस लिंक को क्लिक कीजिएगा और जो भी निबंध आपको याद करना है अच्छे से कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, मतलब ये आपके क्वेश्चन नंबर 22 और 23 कंप्लीट हो जाएगा। एक भी प्रश्न मैंने आपको ऐसा नहीं है जो नहीं करवाया है, सारे की सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो ये आपका शानदार ज़बरदस्त वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इनमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो भी प्रश्न आपको नहीं मिले मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही सेंड कर दूंगा। जैसे हमारी लाइव क्लास खत्म होगी, अधिक से अधिक सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, सभी दोस्त जल्दी से मुझे लाइव क्लास में कमेंट करके बता देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। सभी दोस्तों को इस वीडियो को आपको शेयर करना है। जल्दी से एक बार मेरे सभी दोस्त शेयर कर देंगे, जल्दी से शेयर करके मुझे कमेंट करके बता देंगे। अगला वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। ऑल पर करें घंटी के बटन को, अगर ऑल पर नहीं करोगे तो आपको वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों, अगर आप ऑल पर घंटी को नहीं करा तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्लास में कमेंट करके बता देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। सभी दोस्तों को इस वीडियो को आपको शेयर करना है। जल्दी से एक बार मेरे सभी दोस्त शेयर कर देंगे, जल्दी से शेयर करके मुझे कमेंट करके बता देंगे। अगला वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। ऑल पर करें घंटी के बटन को, अगर ऑल पर नहीं करोगे तो आपको वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों, अगर आप ऑल पर घंटी को नहीं करा तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी जो महा मैराथन क्लास थी वो पूर्ण हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि मैराथन क्लास को आपने लाइक नहीं करा है तो मैराथन क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी आपको इसी प्रकार
सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास मिलने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का जो आप Subscribe लोगों to ने my इस channel मैराथन क्लास को and also ज्वाइन press किया this और bell अपने icon. दोस्तों को शेयर किया और जो आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार साथ देते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। अच्छे से पेपर देकर आइएगा। किसी भी प्रकार की पेपर में समस्या आए आने के बाद कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पढ़िए, ठीक है, बार बार पढ़िएगा। जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।